उस गर्ल ने 5 साल तक एक गेम में कपल सीपी बनकर खेला। मैं ही उसे ब्रॉन्ज से खींचकर कॉन्करर चैलेंजर तक ले गया। लेकिन फिर एक दिन मैं उसे मेरी एक लाइलाज बीमारी है, मुझे भूल जाना का मैसेज छोड़कर गायब हो गया। सालों बाद हम एक गेमिंग वैरायटी शो में फिर से आमने सामने आए। अब वो एक टॉप की सुपरस्टार बेस्ट एक्ट्रेस बन चुकी थी और मैं बस एक 18th ईयर का फ्लॉप एक्टर था जिस पर रोज कीचड़ उछाला जाता था। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए गेम में एक रिवाइव आर्मर खरीदा, लेकिन उस सुपरस्टार ने मेरी तरफ एक ठंडी नजर डाली और कहा, जो फर्स्ट लव मर चुका हो उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन बाद में जब उसे मेरी मौत की असली खबर मिली तो हमेशा शांत और घमंड में रहने वाली वो सुपरस्टार पूरी तरह से टूट गई और पागलों की तरह रोने लगी। गेमिंग वैरायटी शो का सेट मैंने जानबूझकर एक स्मॉफ अकाउंट, नया बाय छोटा अकाउंट बनाया था ताकि मैं चुपचाप शो में हिस्सा ले सकूं। पर मुझे क्या पता था कि मेरा मैनेजर मेरे पीठ पीछे खेल कर जाएगा। उसने चालाकी से मेरा असली और मेन अकाउंट लॉगिन कर दिया। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर मेंग मिंगयुए नाम दिखा, लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में जैसे आग लग गई। मेंग मिंगयुए, क्या ये वही अकाउंट नहीं है जो बेस्ट एक्ट्रेस बाई की मरी हुई फर्स्ट लव व्हाइट मूनलाइट का था? सनसेट जांगहू गेम का नाम में अकाउंट बेचना सख्त मना है। फांग युआन को ये अकाउंट मिला कहां से? कहीं इसने गेम कंपनी के किसी अमीर बॉस को खुश करके बैकडोर एंट्री तो नहीं ली? फांग युआन फेम पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। चलो इंतजार करते हैं कि कब मुंह के बल गिरता है और इसका करियर खत्म होता है। सेट पर मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं और एकदम सन्नाटा छा गया। बाई निंगबिंग सुपरस्टार ने धीरे से आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी उन खूबसूरत आंखों में ऐसी बर्फ सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे और फोन लगभग मेरे हाथ से फिसल ही गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी असली पहचान इस तरह और इतने शर्मनाक तरीके से सबके सामने आ जाएगी। जिस इंसान को मैं इतने सालों से पागलों की तरह याद कर रहा था वो मेरे इतने करीब थी, लेकिन मेरे पास इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मैं खुद अपने मुंह से कह सकूं कि मैं कौन हूं। तभी मेरे बगल में बैठे एक एक्टर ने, जिसे गॉसिप का बहुत शौक था, झूठी हैरानी जताते हुए कहा, अरे वाह फांगयुआन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी ये गेम खेलते हो और तुम्हारी रैंक तो बहुत हाई है। लगता है आज तुम ही हमें जिताओगे। इस वक्त बाई निंगमिंग की नजरें किसी बर्फ के नुकीले चाकू की तरह मेरे सीने में गड़ रही थी। स्क्रीन पर लगातार आ रहे कमेंट्स में मुझे गालियां और ताने मिल रहे थे। एक सेकंड के लिए भी वो नफरत रुक नहीं रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, बस यही दुआ कर रहा था कि काश मैं कहीं गायब हो जाऊं। वैसे तो ये गेम मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन बाई निंगबिंग की उन नफरत भरी नजरों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। मैं अपनी सारी स्किल्स भूल चुका था। एक और गलत मूव मिस्टेक और मेरे कैरेक्टर की हेल्थ पूरी तरह खत्म हो गई। स्क्रीन पर मेरा कैरेक्टर जमीन पर गिरा पड़ा था। स्क्रीन ग्रे ग्रे हो चुकी थी और मैं रिवाइव होने का इंतजार कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर बाई निंगबिंग की तरफ देखा। उसकी नजरें अपनी स्क्रीन पर टिकी थीं। उसकी लंबी और गोरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बिजली की तेजी से चल रही थीं। उसके हाथों में गेम का कैरेक्टर जैसे नाच रहा था। उसका हर मूव बिल्कुल परफेक्ट था। हर अटैक एकदम सटीक और जानलेवा। जैसे ही बाई निंगबिंग ने अपना आखिरी अटैक किया, ये मैच पूरी तरह से खत्म हो गया। उसने अपना फोन लापरवाही से टेबल पर फेंका और एक बहुत ही ठंडी और अनजानी आवाज में बोली, मिस्टर फान, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो जबरदस्ती खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हाथ मेरे फोन पर इतनी जोर से कसा कि मेरे पोर नकल सफेद पड़ गए। मेरे खराब खेल की वजह से कमेंट्स में मुझे और भी भद्दी गालियां पड़ने लगी। सिस्टर बाई हमेशा से कितनी जेंटल और शांत रहती है, लेकिन आज उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। ये फांग युआन सच में इरिटेटिंग है। मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं दबे पाऊं बहुत ही सावधानी से उसके पीछे पीछे गया। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, मिस बाई, क्या मैं आपके कुछ मिनट ले सकता हूं? बस थोड़ी सी बात करनी है। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जमा दे, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में हजारों सुइयां एक साथ चुभा दी हों। वो दर्द धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैलने लगा। मैंने अपना गला साफ किया और भारी आवाज में कहा, वो जो अकाउंट था। लेकिन बाय निंगडिंग ने मुझे बीच में ही बेरहमी से रोक दिया। उसका एक एक शब्द किसी खंजर जैसा था। जब कोई मर चुका है तो उसे पूरी तरह से मर ही जाना चाहिए। इस तरह जिंदा होकर वापस आना सिर्फ घिन आती है। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। तो वो शुरू से ही जानती थी कि मैं ही मेंग में हूँ। मैं उसे मुड़कर जाते हुए देखता रहा। मेरी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थीं कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गहरे तक डर गए थे। खून की कुछ बूंदें रिसने लगी, लेकिन मुझे उस दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। तभी मेरा मैनेजर ल्यू कियान न जाने कब मेरे पास आ खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में चिंता जताते हुए पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सीने में उठ रही उस घुटन और दर्द को दबाने की कोशिश की। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने उससे पूछा, लियो कियान, मैंने तुम्हें लॉगिन करने के लिए अपना स्मर्फ अकाउंट, छोटा अकाउंट दिया था, फिर तुमने मेरा मेन अकाउंट लॉगिन क्यों किया? लियो चियान की नजरें चुराने लगी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मेरा दिल अचानक जोर से धड़का। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे दोबारा पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उस अकाउंट को कभी छूना मत। लियू कियान के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने कड़वाहट के साथ सफाई दी, कंपनी का भी यही सोचना था। तुम्हारे मेन अकाउंट की रैंक बहुत ज्यादा है और गेम कम्युनिटी में उसका अच्छा नाम है। हमें लगा कि इससे तुम्हें थोड़ी पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी मिलेगी। किसे पता था कि आज की मिस्ट्री गेस्ट बाय निंगबिंग होंगी। ये सब बस एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दांव उल्टा पड़ गया। उसने गहरी आह भरी। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे बस अपने शरीर में एक बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी। तभी दरवाजे के पास से बहुत शोर शराबा सुनाई दिया। वहां रिपोर्टर्स और पापरात्सी गोसिप पत्रकार की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बाय निंगबिंग को चारों तरफ से भीड़ ने घेर रखा था। वो रिपोर्टर्स किसी खून के प्यासे शार्क की तरह लग रहे थे। एक के बाद एक तीखे सवाल दाग रहे थे। बेस्ट एक्ट्रेस बाय फांग युआन के मेंग मिंगुआ अकाउंट यूज करने पर आपका क्या कहना है? क्या आप और मेंग मिंगुआ के असली मालिक सच में गेम में कपल थे? मैं एक कोने में छिपा हुआ बाय निंगबिंग की उस सीधी और मजबूत पीठ को देख रहा था। मेरा दिल घबराहट से सिकुड़ रहा था। अगले ही पल उस शोर शराबे को चीरती हुई बाय निंगबिंग की ठंडी आवाज गूंजी। उसका एक एक शब्द बिल्कुल साफ था, नहीं, वो सब बस बचपन की नासमझी में लगाई गई एक शर्त थी और कुछ नहीं। उसके ये शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह सीधे मेरे दिल पर लगे। मेरे अंदर का एक एक अंग दर्द से चीख उठा। रात हो चुकी थी। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में दुबका बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की के शीशे पर जोर जोर से टकरा रही थी और उनका शोर मेरे कानों में चुभ रहा था। दिन में बाय निंगबिंग ने जो कुछ भी कहा था, उसने इंटरनेट पर एक तूफान ला दिया था। नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स ने मेरे पुराने गेम प्ले वीडियो और आज शो में हुए मेरे खराब परफॉर्मेंस के वीडियो को जोड़कर एक कंपैरिजन वीडियो बना दिया था और उस पर बाय निंगबिंग का वो ठंडा रवैया,
बस कुछ ही घंटों में मेरा और उसका नाम ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर था। Hashtag Fang Yuan uses Meng Ningyo account to insult Bai Ningbing. Hashtag Bai Ningbing denies relationship with Meng Ningyo underscore just a childhood bet. Hashtag Fang Yuan humiliates himself. मेरा फोन लगातार बज रहा था। मेरे डीएम्स डायरेक्ट मैसेजेस में हजारों मैसेज आ रहे थे और उनमें से हर एक मैसेज में मुझे भद्दी गालियां और बददुआएं दी जा रही थी। वैसे तो जब से मैंने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था तब से मुझे ये गालियां सुनने की आदत हो गई थी। मुझे लगा था कि अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज रात ये बातें किसी जहरीले तीर की तरह मेरे दिल के आर पार हो रही थी। ये गालियां मेरे शरीर के एक एक टुकड़े को नोच रही थी, क्योंकि इन गालियों के बीच वो नाम जुड़ा था जिसे सुनकर मेरा दिल सबसे ज्यादा दुखता था। बाय निंगनिंग। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी स्क्रीन पर बाय निंगनिंग की कुछ साल पहले की गई एक पोस्ट वीबो पोस्ट खुली थी। उसमें लिखा था, वो शख्स मेरी मोहब्बत अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं इसी ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक वो पोस्ट मेरी स्क्रीन से गायब हो गई। एक भयंकर डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया। मैंने तुरंत पेज रिफ्रेश किया और फिर से उसके प्रोफाइल पर गया। बाय निंगनिंग ने अभी एक नई पोस्ट की थी। कभी कोई व्हाइट मूनलाइट फर्स्ट लव बाय ट्रू लव नहीं था। वो बस बचपन की नासमझी में किया गया एक बेवकूफ़ी भरा नाट था। बस ये एक छोटी सी लाइन, कितनी आसानी से उसने हमारे उन 5 सालों के प्यार और यादों को एक झटके में मिटा दिया, पूरी तरह से नकार दिया कुछ ही मिनटों में। इस पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट्स आ गए। सबसे ऊपर वाले कमेंट में एक गेमिंग वीडियो क्लिप भी जुड़ी थी। मैंने ये वीडियो देखा। मुझे पूरा यकीन है कि फैंग युआन ही असली मेंग मेयर है, पर सिस्टर निंगबिंग को आज ही ये सच्चाई पता चली होगी। बेचारी का वो खूबसूरत फर्स्ट लव पूरी तरह तबाह हो गया। सिस्टर निंगबिंग को कितना बड़ा सदमा लगा होगा। मेरे बिस्तर के पास गेम के 2 छोटे छोटे एक्शन फिगर्स टॉयज रखे थे। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। ये खिलौने बाय निंगबिंग ने मुझे कई साल पहले गिफ्ट किए थे। उस वक्त सनसेट जंगहो गेम नया नया हिट हुआ था और कंपनी ने ये लिमिटेड एडिशन खिलौने निकाले थे। उसने पूरी रात शूटिंग की थी। बिना सोए वो सीधा स्टोर गई और लाइन में घंटों खड़ी रही ताकि वो सबसे पहले ये खिलौने खरीदकर मुझे भेज सके। उन खिलौनों के साथ एक वॉइस मैसेज भी आया था। उसकी आवाज इतनी मीठी और कोमल थी कि दिल पिघल जाए। उस आवाज में एक प्यारी सी हंसी थी। निंगे, काश हम पहले मिले होते। उस वक्त मैं खुशी से पागल हो गया था और मैंने उससे मिलने का वादा कर लिया था। लेकिन आखिर में मैं कभी उससे मिलने नहीं गया। तभी मेरे दिमाग में एक जोरदार बिजली सी कौन थी। मुझे अचानक एक बात समझ आई। उसने तो मुझे कभी असल जिंदगी में देखा ही नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि मेंग निंगवे मैं ही हूँ। ये सोचते ही मैंने अपना फोन कसकर पकड़ा और लड़खड़ाते हुए घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बिना कुछ सोचे समझे मैं उस भयानक बारिश में दौड़ पड़ा। जब मैं पूरी तरह भीगकर बाय निंगबिंग के विला के सामने पहुंचा, मेरे शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, बारिश की ठंडी बूंदों के बीच एक गहरी सांस ली और डरते कांपते हुए डोरबेल बजा दी। काफी देर बाद वो भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मुझे देखते ही बाय निंगबिंग का चेहरा गुस्से से तन गया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा था मुझे उसका पता मालूम था। उसने मुझसे एक बार कहा था, जब मैं एक बड़ी स्टार बन जाऊंगी तो मैं शहर के सबसे महंगे इलाके में एक घर खरीदूंगी और फिर उसे तुम्हारी पसंद से सजाऊंगी। वही हमारा नया घर होगा। मैंने अपने सीने में उठ रही कड़वाहट को निगला। मैं उस ठंडे दरवाजे के सहारे खड़ा रहा। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। निंगबिंग, तुम्हें कब पता चला कि मैं ही निंगबिंग हूँ? वो चुप रही, बस अपनी उन ठंडी और बेजान आंखों से मुझे घूरती रही। उसकी वो खामोशी मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी आवाज बहुत भारी और उदास थी। उस दिन मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन बाय निंगबिंग ने बहुत ही बेरहमी से मेरी बात काट दी। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, पर उसमें एक ऐसा फैसला था जिसे बदला नहीं जा सकता था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जल्दी से विरोध किया। मेरी आवाज में रोना था। फर्क क्यों नहीं पड़ता? मेरे पापा को अचानक तभी उसके पीछे से एक बहुत ही साफ और मीठी सी लड़कों वाली आवाज आई जिसने मुझे बीच में ही रोक दिया। निंगबिंग, मेरे नाइट क्लोथ्स कहाँ रखे हैं? मैं सुन्न होकर सामने देखने लगा। बाय निंगबिंग के पीछे एक लड़का खड़ा था। मुझे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंका। फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही तमीज वाली मुस्कान आई। अरे, घर पर कोई मेहमान आया है। इतनी तेज बारिश हो रही है, आपने इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन और अधिकार था, जैसे वही इस घर का असली मालिक मास्टर हो और मैं किसी ऐसे घुसपैठिए की तरह लग रहा था जो बिन बुलाए किसी और के घर में घुस आया हो। मैं बहुत शर्मिंदा और दयनीय महसूस कर रहा था। बाय निंगबिंग ने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में अब एक चिड़चिड़ाहट थी। ये बस एक फालतू इंसान है, कोई जरूरी नहीं है। मैं बुरी तरह टूटकर एक कदम ठहर गया। मेरे सीने में दर्द का एक ऐसा तूफान उठा जो मुझे पूरी तरह निगल लेना चाहता था। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर अपने गले से एक वाक्य निकाला, आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। ये सुनकर बाय निंगबिंग की खूबसूरत भुएं बहुत ही हल्के से सिकुड़ गईं, जिसे कोई नोटिस भी नहीं कर सकता था। मैं उसके घर से बाहर निकल आया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। मेरे कानों में आज भी बाय निंगबिंग की वो पुरानी प्यार भरी आवाजें गूंज रही थी। निंगवे, आज मेरा इंतजार मत करना। बारिश का एक सीन है और लीड एक्टर बार बार रीटेक्स ले रहा है। मुझे लगता है आज आधी रात हो जाएगी। निंगवे, मैंने इस फिल्म में अपने 2 डायलॉग्स बढ़ा लिए हैं। हूं ना मैं कमाल की? निंगवे, तुम्हें थिएटर जाकर मेरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे सारे सीन्स काट दिए हैं। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त एक्टिंग करते हुए उसे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती थी, और अब वो उन बुरे दिनों से बाहर आ चुकी थी। वो बन चुकी थी जिसे देखकर सब जलते थे। मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए था ना, लेकिन फिर मेरा दिल ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई उसे एक कुंद ब्लंट चाकू से बार बार काट रहा हो। ऐसा दर्द जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शायद मैं भी एक बहुत ही स्वार्थी इंसान हूँ। मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई थी। मुझे इतनी थकान महसूस हो रही थी कि मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी कुछ दूरी से कार धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। कार की तेज हेडलाइट सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं जैसे उस रोशनी की तरफ खिंचा चला जा रहा था और बिना कुछ सोचे समझे सड़क के बीचों बीच चलने लगा। ठीक उसी वक्त किसी ने मुझे बहुत जोर से पीछे खींचा। मेरे पैरों में जान नहीं थी, इसलिए उस खिंचाव से मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लियू कियान की गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों में फटी, फॉन्ग युआन, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? मैंने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैं बस मशीन की तरह बड़बड़ाने लगा, सॉरी, आई एम सॉरी। लियू चियन का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उसने एक भारी आभरी मुझे उस कीचड़ से उठाया और अपनी कार में धकेल दिया। मेरी इस बुरी हालत को देखकर उसकी आवाज में बहुत नाराजगी थी। तुम अकेले बेस्ट एक्ट्रेस बाई के घर क्यों आ गए? तुम्हें पता भी है कितने पराजियों पर नजर रखे हुए हैं, और तुम पर भी।
बाई निंगबिंग का वो ठंडा और खूबसूरत चेहरा याद आते ही मेरे हाथ अपने आप कसकर मुट्ठी बन गए। जब उसने देखा कि मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो लिू चियान ने फिर एक आह भरी और बेबसी से बोला, जो तुमने किया वो बहुत रिस्की था। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी आवाज इतनी फटी हुई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी लिू चियान। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। लिू चियान ने मुझे वापस मेरे अपार्टमेंट छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने बैग से एक स्क्रिप्ट निकाली और मुझे थमा दी। इन फालतू बातों के बारे में सोचना बंद करो। ये एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट है जो कंपनी ने तुम्हारे लिए फाइनल की है। थर्ड मेल लीड का रोल है। एक हफ्ते बाद शूटिंग शुरू होगी। इन कुछ दिनों में अच्छे से तैयारी कर लेना। मैंने बिना किसी इमोशन के वो स्क्रिप्ट ले ली। लिू चेन ने थोड़ा डरते हुए एक और बात जोड़ी, इस फिल्म की फीमेल लीड बाय निंगबिंग है। मैं वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। मेरे शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। मेरी हालत देखकर लिू चेन ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, तुम्हारे उसके साथ ज्यादा सीन्स नहीं है, तो कोशिश करना कि तुम उसे जितना हो सके अवॉइड करो। लिू कियान के जाने के बाद मैं उस बड़े से खाली कमरे में अकेला रह गया। वो घुटन और निराशा का एहसास फिर से मुझे पूरी तरह जकड़ने लगा। मैं उस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फर्श पर बैठ गया। मैंने कांपते हुए हाथों से दराज ड्रॉअर खोली और फाइनली मुझे वो छोटी सी बोतल मिल गई जिस पर अमिट्रिप्टिलिन एक एंटी डिप्रेसेंट का लेबल लगा था। मैंने घबराहट में कुछ गोलियां निकाली और उन्हें बिना पानी के ही निकल लिया। 5 साल पहले जब मुझे याद आया कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मॉडरेट से लेकर सीवियर तक मेरी हालत हमेशा खराब ही रही। मैं कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। ये बात लियो कियान को भी नहीं पता थी, जो दिन रात मेरे साथ रहता था। ये वो राज था जो मैंने अपने दिल की सबसे गहरी खाई में छिपा कर रखा था। एक हफ्ते बाद मैं समय पर फिल्म के सेट पर पहुंचा। ना भी मेकअप रूम की कुर्सी पर बैठा ही था कि बाहर से बहुत शोर शराबा सुनाई दिया। बाय निंगबिंग एक सिंपल से कैजुअल कपड़ों में अंदर आई। उसने सिर पर एक बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वो बिल्कुल लो प्रोफाइल सिंपल लगी थी, लेकिन फिर भी उसका ऑरा चमक छिप नहीं रहा था। जैसे ही वो मेकअप रूम में दाखिल हुई, उसकी नजरें मेरी तरफ घूमी और उसने मुझे देखकर हल्का सा सिर भी हिलाया नोट किया। मैं एकदम से चौंक गया। मेरे बगल में बैठा मेन एक्टर मेल लीड सॉन्ग जिंगमिन तुरंत खुश होकर उसके पास गया और बोला, सिस्टर निंगबिंग आप आ गई। लेकिन बाई निंगबिंग की नजरें मुझ पर से फिसल गई। बिना एक सेकंड के लिए भी रुके। मैंने अपनी आंखें नीची कर ली। मेरी जुबान पर एक बहुत ही कड़वा स्वाद आ गया था। वो मुझसे नफरत की सारी हदें पार कर चुकी है और मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो मुझे लगा कि वो मुझे देख रही थी। तभी एक क्रू मेंबर स्टाफ पागलों की तरह भागता हुआ अंदर आया और जोर से चिल्लाया, अरे तुम सबने ट्रेंडिंग न्यूज देखी? भाई साहब क्या बवाल है। फांग युअन आधी रात को बारिश में बाय निंगबिंग के घर पहुंच गया। जो मेकअप रूम कुछ सेकंड पहले तक बातों से गूंज रहा था वो अचानक श्मशान की तरह शांत हो गया। उस क्रू मेंबर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने चारों तरफ देखा और उसकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके चेहरे पर भयानक शर्मिंदगी थी। टीचर फांग युआन। मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान लाने की कोशिश की ताकि मैं इस अजीब से माहौल को थोड़ा नॉर्मल कर सकूं, लेकिन मेरे होंठ अभी हिले ही थे कि मैंने देखा आसपास के लोग मुझे और भी घिनौनी और अजीब नजरों से देख रहे। तभी मेरा असिस्टेंट भागता हुआ अंदर आया। उसने घबराहट में अपना फोन मेरे हाथ में थमाया और बोला, ब्रदर युआन ये देखिए। मैंने फोन लिया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में मैं पूरी तरह भीगा हुआ किसी भिखारी की तरह बाई निंगबिंग के घर के बाहर खड़ा था। तस्वीर लेने वाले ने जानबूझकर ऐसा एंगल लिया था कि उसमें बाई निंगबिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। बस साइड में बड़े बड़े अक्षरों में बाय निंगबिंग्स हाउस लिखा हुआ था। उस दिन मैं बस अपने इमोशन में बह गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे वहां जाने से बाय निंगबिंग के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने फोन मुट्ठी में भींचा और तेजी से बाहर की तरफ भागा। मैं बाय निंगबिंग को सब कुछ सच सच बताना चाहता था, मिस बाय। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाय निंगबिंग की ठंडी आवाज गूंजी। उसकी आवाज में बहुत चिढ़ और नफरत थी। मैं यहाँ सिर्फ शांति से अपना काम एक्टिंग करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घटिया पब्लिसिटी स्टंट्स फेम के लिए ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मिस्टर फान, थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। इतना कहकर वो मुड़ी और अपने प्राइवेट रेस्टिंग रूम में चली गई और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जो क्रू मेंबर्स पहले से ही मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे, अब उनकी गॉसिप की आवाजें और तेज हो गईं। उनका हर एक ताना मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रहा था। फैंग युआन इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? सिस्टर निंगबिंग ने उसे इतना साफ साफ मना कर दिया, फिर भी वो उनके घर जा पहुंचा। ये तो बिल्कुल किसी स्टॉकर पीछा करने वाले क्रिमिनल की तरह है। मुझे तो लगता है इसने खुद ही पैसे देकर पापराची को बुलवाया होगा अपनी फोटो खींचने के लिए। मैं वहीं का वहीं जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चौराहे पर खड़ा करके सब मुझ पर पत्थर मार रहे हों। मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। तभी एक बहुत ही तेज और साफ लड़कियों वाली आवाज ने इस दम घोटने वाले सन्नाटे को तोड़ा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी क्या कहना, रोज कोई ना कोई नया ड्रामा देखने को मिलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। शेन यूए अपने होठों पर एक बहुत ही घमंडी और चढ़ाने वाली स्माइल लिए अंदर आ रही थी। शेन यूए इस फिल्म की सेकंड फीमेल लीड थी। साथ ही वो जिंशी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी की सेकंड मिस भी थी। उसका बैकग्राउंड इतना भारी था कि इस इंडस्ट्री में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वो सीधे मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और बहुत ही तानेबाज आवाज में बोली, चेहरा तो ठीक ठाक है, लेकिन अफसोस तुम्हारे पब्लिसिटी स्टंट्स बहुत ही सस्ते और घटिया हैं। अब हर किसी को यही लग रहा था कि ये पूरा ड्रामा मैंने खुद फेम पाने के लिए रचा है। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे थे। मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरा फोन कब बजने लगा। जब शनिवार ने अपनी उसी चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, फोन बज रहा है, उठाओगे नहीं? तब जाकर मुझे होश आया। मैंने पागलों की तरह तुरंत फोन उठाया और किसी डरपोक की तरह वहां से भाग निकला। फोन की दूसरी तरफ लियू चियन की थकी हुई आवाज आई, युआन मैंने तुम्हारी तरफ से डायरेक्टर से छुट्टी मांगी है, तुम पहले कंपनी वापस आ जाओ। मैंने अपनी नजरें झुकाई और भारी आवाज में कहा, ठीक है। जब मैं कंपनी पहुंचा तो मैंने देखा कि कंपनी के नीचे बाय निंगबिंग के फैंस की भारी भीड़ जमा थी। वो लोग गुस्से में पागल हो रहे थे। उनके हाथों में लाउड स्पीकर थे और वो गला फाड़ फाड़ कर चला रहे थे, फैंग युआन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकलो, हमारी निंगबिंग से दूर रहो। मैं कार की खिड़की से उन गुस्से से लाल चेहरों को देख रहा था। मेरे दिल में फिर से वही असहनीय दर्द उठने लगा। मैंने तो बस के करीब जाने की कोशिश की थी। कंपनी की मीटिंग रूम में डायरेक्टर जांग का चेहरा गुस्से से इतना काला पड़ गया था कि लग रहा था अभी फट पड़ेंगे। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई और जोर से चिल्लाए, फांग युआन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ भी हो सकता है। मैं सिर झुकाकर खड़ा रहा। उन्होंने कागजों का एक बंडल जोर से मेरे मुंह पर दे मारा। वो गुस्से में दहाड़ रहे थे। खुद अपनी आंखों से देख, कितनी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने, कैंसिल, स्पॉन्सरशिप के लिए नोटिस भेजा है। लियू कियान डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। डायरेक्टर जोंग प्लीज शांत हो जाइए, युआन ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। डायरेक्टर जांग ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। उनका गुस्सा और भड़क गया, जानबूझकर नहीं किया तो फिर क्या वो पागल हो गया था जो बाय निंगबिंग के घर पहुंच गया? फांग युआन, ये रायता तूने फैलाया है, अब तू ही इसे साफ करेगा।
अभी के अभी बाय निंगबिंग के पास जा, उसके पैरों में गिरकर भीख मांग की वो एक स्टेटमेंट सफाई जारी करे ताकि ये मामला शांत हो सके। बाय निंगबिंग का वो ठंडा और नफरत भरा चेहरा फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी उंगलियां अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। बहुत देर तक मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। काफी देर बाद मैंने बहुत मुश्किल से अपना मुंह खोला। डायरेक्टर जंग, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डायरेक्टर जांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुस्से से उनकी सांसें तेज हो गईं और वो चिल्लाए, तू नहीं कर सकता। तुझे अंदाजा भी है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी कितनी है? 10 मिलियन युआन, 10 मिलियन युआन से भी ज्यादा। क्या तू इतने पैसे चुका सकता है? भूल मत, जब तूने इस कंपनी में कदम रखा था तो कंपनी ने तेरे कितने सारे कर्ज चुकाए थे। मेरे शरीर में अचानक एक जोरदार झटका लगा। मैंने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि मेरे मुंह में खून का स्वाद आ गया। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी आवाज में एक गहरी कड़वाहट थी, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। उसके बाद मैं किसी जिंदा लाश की तरह भटकते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंचा। मैं अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मेरे सामने जो नजारा था उसे देखकर मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। मेरे दरवाजे पर किसी ने लाल रंग के पेंट से बहुत ही गंदे तरीके से लिखा था, पैसे लौटाओ, पे बैक द मनी। वो लाल रंग खून जैसा लग रहा था। मैं अभी उस नज़ारे को देखकर सदमे में ही था कि तभी किसी का खुरदरा और भारी हाथ मेरे कंधे पर आकर टिक गया। एक बहुत ही खूंखार आवाज आई जिसमें एक गंदी सी खुशी थी, लो जी, हमारे बड़े सुपरस्टार फाइनली आ ही गए। तेरा एड्रेस ढूंढने में हमें बहुत पसीना बहाना पड़ा। मैं बर्फ की तरह जम गया और धीरे से पीछे मुड़ा। कुछ खूंखार और बड़े जैसे दिखने वाले आदमियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। उनके लीडर ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में किसी जहरीले सांप जैसी ठंडक थी। उसने अपनी जेब से तस्वीर निकाली और जोर से मेरे चेहरे पर दे मारी। तस्वीर जमीन पर गिर गई। उस तस्वीर में बहुत प्यारी धूप थी। मेरी माँ एक सैनिटोरियम पागलों व बीमारों का अस्पताल की कुर्सी पर बैठी थी और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी स्माइल थी। वो आदमी मेरे कान के पास आया, बहुत ही डरावनी आवाज में मुझे धमकी दी, फांग युआन, हमारा पैसा चुपचाप लौटा दे, वरना हमें तेरी माँ को तेरे उस कमबख्त और मरे हुए बाप के पास भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पल मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया। मैं तब तक वहीं सुन्न खड़ा रहा जब तक कि वो गुंडे मुझे गालियां देते हुए वहां से चले नहीं गए। उनके जाने के बाद मैं धीरे धीरे नीचे बैठा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपनी माँ की वो तस्वीर जमीन से उठाई। मैं उस ठंडी दीवार के सहारे नीचे खिसकता गया और फर्श पर गिर पड़ा। उस वक्त मेरे दिल में एक बहुत ही गहरी और खूंखार नफरत पैदा हुई। मुझे उन धोखेबाजों से नफरत थी जिन्होंने मेरे पापा को इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाया और हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे अपने पापा से नफरत थी, उन्होंने आत्महत्या सुसाइड क्यों की? मेरे सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत छोड़कर वो खुद क्यों चले गए? और सबसे ज्यादा मुझे खुद से नफरत थी। मैं इतना बड़ा लूजर और डरपोक कैसे हो सकता हूँ? मैं उस इंसान की हिफाजत भी नहीं कर सकता जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से फिल्म के सेट पर था। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने हाथ उठाकर बाई निंगबिंग के मेकअप रूम का दरवाजा खटखटाया। बाई निंगबिंग ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा। मुझे देखते ही उसकी उन खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चिढ़ आ गई। मैंने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट इज्जत किनारे रख दी और बहुत ही दबे हुए डरते हुए लहजे में माफी मांगी, आई एम सॉरी बाय टीचर, पिछली बार जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ा रुका, हिम्मत जुटाई और अपनी फटी हुई आवाज में गिड़गिड़ाया, क्या क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं? क्या आप एक बार उस दिन की बात को क्लियर कर सकती हैं? मैं वादा करता हूँ एक बार आप स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद मैं फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाई निंगबिंग ने मुझे बहुत बेरुखी से बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में एक पत्थर जैसी सख्ती थी, उसमें कोई इमोशन नहीं था। मैं ऐसी फालतू की गॉसिप्स का कभी जवाब नहीं देती। बाई निंगबिंग ने एक बहुत ही ठंडी और मजाकिया स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और बेइज्जती थी। और वैसे भी तुम्हारे नाम पर तो ऐसी गॉसिप्स बनती ही रहती हैं, एक और जुड़ जाएगी तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। उसकी ये बात किसी जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में उतर गई। मुझे तुम्हें बताना है कि मैं कितना थक चुका हूं निंगबिंग। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों में सिर्फ एक अंधा कर देने वाला दर्द और हार्ड डिस्पेयर थी। मैंने अपने दांत भींचे और अगले ही पल मैं जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे घुटने उस ठंडे फर्श पर बहुत जोर से टकराए जिससे एक भारी आवाज गूंजी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और मैंने निंगबिंग के उस बेहद खूबसूरत लेकिन पत्थर जैसे ठंडे चेहरे की तरफ देखा। मेरी आवाज इतनी फटी हुई और भारी थी कि उसे समझना मुश्किल हो रहा था। हर एक शब्द मेरे खून और आंसुओं से सना हुआ था। बाय निंगबिंग, मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरी मदद कर दो। बाई निंगबिंग की आंखों की पुतलियां प्यूपल्स उस पल एकदम से सिकुड़ गईं। वो अपनी जगह पर बुत बनकर रह गई। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो वापस अपने होश में आ गई। उसकी आवाज में अब एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को जमा दे। उसका एक एक शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था, फांग युआन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने घटिया और बेशर्म हो सकते हो। तुम इस हद तक गिर सकते हो। बाई निंगबिंग की आंखों में एक ऐसा गुस्सा और नफरत उभर रही थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठी, दरवाजा जोर से खोला और चिल्लाई, निकल जाओ यहाँ से, मेरी जगह को गंदा मत करो। मेरे सीने में ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे कोई सुई चुभ रहा हो। मैंने उस दर्द को दबाया, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और किसी भिखारी की तरह मेकअप रूम से बाहर निकल आया। लिu qian पहले से ही बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे बाहर आता देख वो तुरंत भागकर मेरे पास आया और बेचैनी से पूछा, युआन, क्या हुआ? क्या बाय निंगबिंग ने स्टेटमेंट देने के लिए हाँ कर दी? मैंने बहुत बेबसी से अपना सिर नामे हिला दिया। लिu qian के चेहरे की उम्मीद अचानक टूट गई। उसने बहुत ही निराशा से एक गहरी आह भरी। बाय निंगबिंग हमेशा से ही इतनी घमंडी रही है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस रास्ते से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर जांग का क्या? अचानक वो बोलते बोलते रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नई हिम्मत आ गई। अरे छोड़, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मैं अभी कंपनी जाता हूँ और कोई पीआर आर्टिकल पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या हम थोड़ा भी डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। युआन, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? मेरी आवाज बहुत भारी हो गई थी, मेरा गला सूख चुका था। मेरी फिक्र मत करो लिu qian, मैं खुद चला जाऊंगा। लिu qian को भेजने के बाद मैं अकेले ही फिल्म के सेट से बाहर निकला। मैं किसी ऐसे भूत की तरह लग रहा था जिसका कोई ठिकाना ना हो। मैं बिना किसी मंजिल के नदी के किनारे वाली सड़क जांग रोड पर भटक रहा था। मैंने सड़क के किनारे लगे हुए रेलिंग गार्ड रेल पर छलांग लगाई और उस पर बैठ गया। नदी की ठंडी और तेज हवाएं जिनमें पानी की नमी थी मेरे चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी। काश ये हवाएं मुझे भी अपने साथ उड़ा ले जाती। काश मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता तो कितना अच्छा होता। ठीक उसी वक्त मेरी जेब में रखे फोन में जोर की वाइब्रेशन हुई।
मैंने फोन निकाला, स्क्रीन पर बाई निंगबिंग की एक फोटो चमक रही थी। उस फोटो में वो पसीने से लथपथ थी, उसके माथे के छोटे छोटे बाल पसीने से चिपक गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गर्मियों के चमकते सूरज जैसी प्यारी थी। फोटो के ऊपर कुछ शब्द फ्लैश ब्लिंक कर रहे थे, आज भी पूरी मेहनत करनी है, मेंग मिंगुए। ये फोटो बाई निंगबिंग ने कुछ साल पहले मुझे भेजी थी, जब वो फिल्मों में सिर्फ एक छोटे मोटे रोल एक्स्ट्रा बाई कैमियो के लिए धक्के खाती थी। मैंने जानबूझकर इस फोटो को रात के 12 बजे के अलार्म रिमाइंडर पर सेट किया था। रोज रात 12 बजे ये फोटो मेरी स्क्रीन पर आ जाती थी, सिर्फ इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ही मुझे अपनी थकी हुई और हारी हुई जिंदगी में अगले दिन से लड़ने की ताकत मिलती थी। कुछ साल पहले की बाई निंगबिंग सिर्फ एक बिना डायलॉग वाले छोटे से रोल के लिए अपना खून पसीना एक कर देती थी, और आज वो एक ऐसी सुपरस्टार है जिसे हर कोई पूछता है। आज वो इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि मैं उसे छू भी नहीं सकता। इन कुछ सालों में सब कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया पलट गई है, और हम भी। मैं उस तस्वीर को टकटकी लगाए देख ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से किसी स्पोर्ट्स कार के इंजन की बहरी कर देने वाली आवाज आई। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि एक बहुत ही महंगी और चमकती हुई स्पोर्ट्स कार बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ आ रही थी। कार की तेज हेडलाइट सीधी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने घबराहट में अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ उठाया, और तभी मेरे हाथ से फोन फिसल गया। फोन सीधा नीचे उस गहरी और तेज बहती हुई नदी में जा गिरा। अरे नहीं! मेरे दिल ने एक बीट छोड़ दी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस रेलिंग को पार करके नदी में कूदने की कोशिश की, ताकि मैं अपना फोन बचा सकूं। मेरा आधा शरीर रेलिंग के बाहर लटक चुका था कि तभी किसी के मजबूत हाथों ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया। उस झटके से मैं जमीन पर धड़ाम से गिरा। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की एक एक हड्डी टूट गई हो। इससे पहले कि मैं होश संभाल पाता, एक बहुत ही ठंडी और मजाकिया लड़कियों वाली आवाज मेरे कानों में पड़ी। वाह भाई, एक मेल एक्टर बीच सड़क पर नदी में कूदकर सुसाइड कर रहा है। आज तो मेरी आंखें ही खुल गईं। मैंने दर्द को बर्दाश्त करते हुए धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। तब जाकर मैंने देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। वो शनिए हुए थी। उसकी नजरें नीची थीं, उसके होठों पर वही घमंडी और चिढ़ाने वाली स्माइल थी। उसकी आवाज में बहुत सारा मजाक था। मुझे लगा सेट के बाहर तो मुझे टीचर शन भी नहीं बुलाओगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना सिर घुमाया और खाली नजरों से उस नदी के बहते हुए पानी को देखने लगा। मैं भी सच में पागल हो गया था। सिर्फ एक फोन के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगाने जा रहा था। जब शनवेव ने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, तो उसकी आवाज अचानक तेज और चिड़चिड़ी हो गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसकी उस तेज आवाज से मेरा ध्यान टूटा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों में कितनी जलन हो रही है। खुरदरी सड़क पर रगड़ने की वजह से मेरी हथेलियां चल गई थीं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ा हुआ। मैंने उसकी तरफ हल्का सा सिर झुकाया और बहुत ही भारी आवाज में बोला, थैंक यू शिन यू टीचर। लेकिन मैं सुसाइड नहीं कर रहा था। मेरा फोन गलती से नदी में गिर गया था। इतना कहकर मैं पलटा और चलने लगा। अब मेरे पास फोन नहीं था तो मुझे पैदल ही अपने अपार्टमेंट जाना पड़ता। लेकिन मैंने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि किसी ने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, शनिवार ने मुझे घसीटते हुए अपनी स्पोर्ट्स कार की सीओ पायलट बगल वाली सीट पर धकेल दिया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं भी थोड़ी दया दिखा देती हूँ। मैं तुम्हें फ्री में घर छोड़ दूंगी। मैं मना करने ही वाला था, पर फिर मैंने सोचा अगर मैं इस हालत में पैदल घर गया और किसी पापराजी ने मेरी फोटो खींच ली, तो कल इंटरनेट पर न जाने मेरे बारे में और कितनी गंदी गंदी बातें लिखी जाएंगी। ये सोचकर मैंने हार मान ली और थकी हुई आवाज में से अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बता दिया। मेरी बात सुनते ही शनवेयू ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया। कार किसी छूटे हुए तीर की तरह हवा से बातें करने लगी। शायद मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था। अचानक मेरे पेट में एक ऐसा दर्द उठा जैसे कोई आग लगा रहा हो। मैं दर्द के मारे दोहरा हो गया और अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। शनियो ने नोटिस किया कि मेरी हालत खराब हो रही है। उसने मेरी तरफ देखा, अपनी भौहें चढ़ाई और मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या हुआ? इतनी सी स्पीड बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं खिड़की के बाहर उस घने अंधेरे को देखता रहा। मेरी आवाज हवा के एक झोंके की तरह बहुत हल्की थी। एक वक्त था जब मेरे पास भी ऐसी ही एक स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी। मैं थोड़ा रुका और फिर बोला, उस वक्त जब भी मेरा मूड खराब होता था तो मैं आधी रात को कार निकालकर पहाड़ों पर रेस लगाने निकल जाता था। मेरी इस बात ने शायद शनियो का इंटरेस्ट जगा दिया। वो मेरी तरफ मुड़ी और पूछा, फिर क्या हुआ? मेरे होठों पर एक बहुत ही कड़वी मुस्कान आ गई। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही सुनाई दे। फिर कुछ नहीं। जब मेरे पापा ने सुसाइड किया तो वो अपने पीछे एक ऐसा तूफान छोड़ गए जिसने मुझे पूरी तरह कुचल कर रख दिया। उस रात मैं अपनी कार लेकर पहाड़ों की सड़क वाइंडिंग माउंटेन रोड पर गया था। मैं सच में अपनी जान देने वाला था। जब मैंने अपना दिल पक्का कर लिया और मैं एक्सीलरेटर दबाकर कार को खाई में गिराने ही वाला था, तभी कार के रेडियो पर एक आरजे होस्ट की एक्साइटेड आवाज गूंजी। राइजिंग स्टार बाय निंगबिंग की नई फिल्म डांसिंग विद द विंड ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बस उस एक लाइन में मुझे मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया। अगले ही दिन मैंने वो कार बेच दी। उस कार से जो पैसे मिले उन्हें लेकर मैं अपनी बीमार माँ को साथ लाया और हम एक अनजान देश में चले गए। मुझे पता भी नहीं चला और कार मेरे अपार्टमेंट के ठीक सामने आकर रुक गई। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और मैंने शनियोयुए को थैंक यू कहा। मैंने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, शनियोयुए ने फिर से मेरी कलाई पकड़ ली। उसने मेरी तरफ अपनी भौहें चढ़ाई। उसकी आवाज में एक अजीब सा अडल्ट हिंट फ्लर्ट था, बस इतना ही, थैंक्स, क्या तुम मुझे ऊपर कॉफी पीने के लिए नहीं बुलाओगे? मैंने जानबूझकर ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने एक बहुत ही फेक और पोलाइट स्माइल दी। बहुत रात हो गई है टीचर शन, कल जब हम सेट पर मिलेंगे तो मैं पक्का आपको कॉफी पिलाऊंगा। इतना कहकर मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और अचानक थोड़ी दूरी पर अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास मुझे एक जानी पहचानी परछाई नजर आई। वो बाई निंगबिंग थी। मैं वहीं का वहीं पत्थर बन गया, मानो किसी ने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो और मैं अपनी जगह से हिल भी ना पा रहा हूँ। जब शनियो ने देखा कि मैं बाहर निकलकर खड़ा हो गया हूँ तो वो भी कार से बाहर आ गई। उसने मेरी नजर का पीछा किया और जब उसने बाई निंगबिंग को देखा तो वो जोर से हंसी। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजा था। ये तो और भी मजेदार होता जा रहा है। उसी वक्त बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए और मेरे पास आ गई। मेरे सामने आकर वो रुकी। उसकी उन खूबसूरत आंखों में एक ऐसी नफरत और ठंडक थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। उसका एक एक शब्द मेरे दिल पर वार कर रहा था। फान युआन, मुझे लगा था मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए निकले। तुमने इतनी जल्दी अपने लिए एक नया स्पॉन्सर शुगर मम्मी भी ढूंढ लिया। मेरे मन में हजारों सवाल थे। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों आई है, लेकिन इस वक्त मेरे सारे सवाल मेरे गले नहीं अटक गए थे। उसकी इस चुभने वाली बात ने मेरी आवाज ही छीनी थी। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने बेकाबू होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं बस उसकी स्लीव्स कपड़े पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने बहुत ही घिन के साथ मेरा हाथ झटक दिया। मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे घिन आती है।
मैं वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। मेरे शरीर का सारा खून जैसे इसी पल जम गया था और तभी पीछे से किसी ने मुझे बहुत जोर से गले लगा लिया। अगले ही पल एक बहुत ही हल्की सी परफ्यूम की खुशबू मेरे करीब आई और मेरे गाल पर एक किस किया गया। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि मैं अपने पीछे वाले इंसान को दूर धकेलता, शिंदेवे खुद ही पीछे हट गई। उसके होठों पर एक बहुत ही प्रोवोकिंग भड़काने वाली स्माइल थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मैं बेवकूफों की तरह बस सामने खड़ी बाई निंगबिंग को घूर रहा था। बाई निंगबिंग की आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे समझना नामुमकिन था। उसकी आंखें एकदम काली और डरावनी हो गई थी, जैसे कोई बहुत गहरा और ठंडा पानी का कुआं हो। तभी शन्येगो की हंसती हुई आवाज गूंजी और वो आवाज हम दोनों के कानों में बिल्कुल साफ पड़ी। बाय निंगबिंग, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है। अगर एक सिंगल लड़का और एक सिंगल लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो उसमें स्पॉन्सर वाली बात कहाँ से आ गई। काफी देर तक एकदम सन्नाटा छाया रहा। फिर बाय निंगबिंग के चेहरे पर एक स्माइल आई, लेकिन वो स्माइल बहुत ही खूंखार थी। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर गड़ी हुई थी। उसका एक एक शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। तो फिर मैं तुम दोनों को दिल से बधाई देती हूँ। दुआ करती हूँ कि तुम्हारा ये प्यार सोने जैसा खरा हो और तुम दोनों कभी अलग ना हो। ये छोटा सा वाक्य किसी तेज धार वाले खंजर की तरह था, जिसने मेरे दिल को बेरहमी से बीच से चीर कर दो टुकड़ों में बांट दिया। इतना कहकर उसने अपने कैप कॉट को थोड़ा नीचे खींचा और बिना एक पल भी रुके पलट कर वहां से चली गई। वो उस घने अंधेरे में बहुत जल्दी ओझल हो गई। मैं अपनी खुली आंखों से उसे दूर जाते हुए देखता रहा। मेरी वो मुट्ठी जो मेरी स्लीव्स के अंदर छिपी हुई थी, वो इतनी जोर से कसी हुई थी कि मेरे नाखून सफेद पड़ चुके थे और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे पास कोई हक नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था कि मैं उसे पीछे से आवाज दे सकूं। जब बाई निंगबिंग की परछाई पूरी तरह से गायब हो गई, तब जाकर मैंने अपने दिल में उठे उस भयंकर दर्द को किसी तरह दबाया। मैं अपना सिर घुमाया और शम्यूए की तरफ देखा। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि लग रहा था मैं मर चुका हूं। फिर तुम्हें मजा आया मिस्शन। शन्युए ने अपनी भौहें चढ़ाई। शायद उसे मेरे इस ठंडे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी फटी हुई आवाज में बहुत ही थके हुए लहजे में मिन्नत की, तुम्हारा मजाक पूरा हो गया ना, अब तुम जा सकती हो मिशन। मैं बस एक छोटा सा आदमी हूं, मैं तुम अमीर लोगों के ये खेल नहीं खेल सकता। शन्युए के चेहरे की स्माइल कम हो गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत आ गई जो सच नहीं लग रही थी। तुम कितने बेवकूफ हो, मेरे साथ आना क्या उस बाई निंगबिंग के पीछे भागने से बेहतर नहीं है। मैं तुम्हें जो कॉन्टैक्ट्स और काम दिला सकती हूँ वो उसके बस की बात भी नहीं है। मेरे होठों पर एक अपने आप का मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। इन लोगों ने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म दिया है। इन्हें क्या पता कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप दुनिया भर की दौलत और कॉन्टैक्ट से भी नहीं खरीद सकते। जिसकी सोच अलग हो उसके साथ रास्ते नहीं मिलाए जा सकते। और वही हुआ। शनिवार का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में मुझे ताना मारा, ऐशान फरामोश, अनग्रेटफुल रिच। इतना कहकर वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठी और तेजी से वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह मैं जैसे ही फिल्म के सेट पर पहुंचा और कार से बाहर निकला, मुझे रिपोर्टर्स की एक भारी भीड़ ने घेर लिया। उनके कैमरे के फ्लैश मेरी आंखों को अंधा कर रहे थे। सवालों की एक बाढ़ आ गई जो सुनामी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। फोंगयुआन, कल रात आपको और शनियुए को किस करते हुए देखा गया था। आप दोनों का क्या रिश्ता है। क्या ऐसा है कि जब आपको बाई मिंग ने घास नहीं डाली तो आप शनियुए के पीछे पड़ गए ताकि आपको काम मिल सके। किसी ने यह भी बताया है कि हाई स्कूल में एक अमीर औरत ने आपको कीप शुगर मामी किया हुआ था। आप स्कूल भी ब्रांडेड कपड़े पहनकर और स्पोर्ट्स कार में जाते थे। क्या ये सच है। उनके सवाल बहुत तीखे और जहरीले थे। कुछ रिपोर्टर्स तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। मैं उस भीड़ में कुचला जा रहा था। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक उसी वक्त एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार की तेज आवाज गूंजी। शेन यूए की कार बहुत तेजी से वहां आकर रुकी। रिपोर्टर्स ने जैसे ही असली टारगेट को देखा, उन्होंने तुरंत अपने कैमरे घुमाए और मक्खियों की तरह उसकी कार पर टूट पड़े। शेन यूए ने अपनी सनग्लासेस थोड़ी नीचे की, मेरी तरफ एक घिनौनी नजर डाली और फिर अपने लाल होठों से एक ऐसी बात बोली जिसने वहां तहलका मचा दिया मेरे और उसके बीच। बस 1 मिनट का रिश्ता था, 1 मिनट लवर। इतना कहकर उसने भीड़ को किनारे किया और बड़ी शान से वहां से निकल गई। वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स पागल हो गए। वो मुझे अब और भी घिनौनी और मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखने लगे। मैं उस भीड़ के बीच एक बहुत बड़े मजाक की तरह खड़ा था। मैं बस चुपचाप उनके वो ताने और घूरना सह रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए और बहुत मुश्किल से मुझे उस भीड़ से बाहर निकाला। मैंने खाली नजरों से आगे देखा। बाई निंगबिंग डायरेक्टर के बगल में बैठी हुई थी। वो ये सब बहुत ही ठंडी और बेजान नजरों से देख रही थी, मानो मेरे सामने हो रहे इस तमाशे से उसका कोई लेना देना ही ना हो हमारे बीच। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी नदी बह रही हो जिसे पार करना नामुमकिन था। वो उस नदी के उस पार थी, चमकती हुई, रोशनी से भरी हुई, और मैं यहाँ इस पार था, बर्बाद, बदनाम और कीचड़ में सना हुआ। रिपोर्टर से किसी तरह पीछा छुड़ाकर मैं बहुत बुरी हालत में डायरेक्टर के पास पहुंचा। मैं माफी मांगने ही वाला था कि डायरेक्टर ने खुद ही अपना हाथ हिलाकर मुझे रोक दिया। उनकी आवाज में बहुत दूरी प्रोफेशनलिज्म थी। वन, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है कि तुम इस रोल के लिए ठीक नहीं हो। हमारी फिल्म का फोकस सिर्फ अच्छी एक्टिंग पर है। हमें तुम्हारे जैसे गॉसिप्स वाले एक्टर की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ जो नीचे लटक रहे थे अचानक कसकर मुट्ठी बन गए। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गहरे तक गड़ गए। उस दर्द ने मुझे थोड़ा होश में ला दिया। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी नजरें सीधे बाई निंगबिंग से जाकर टकराईं। मैंने भारी और फटी हुई आवाज में पूछा, ये डायरेक्टर का फैसला है या तुम्हारा। बाई निंगबिंग की नजरें नीचे अपनी स्क्रिप्ट पर ही टिकी रहीं। उसकी उंगलियां बड़ी लापरवाही से पन्ने पलट रही थीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। मैंने अपना मुंह खोला। मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन मेरा गला बहुत ज्यादा सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर सैंड पेपर रगड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखी ताकत ने मेरा गला दबा रखा हो। मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। कुछ पल बाद मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने डायरेक्टर के सामने झुककर उन्हें रिस्पेक्ट बोल दी। मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मुझे समझ आ गया। मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आपकी फिल्म को परेशानी हुई। जब डायरेक्टर ने देखा कि मैं बिना कोई ड्रामा किए मान गया हूं, तो उनके चेहरे पर एक चैन की सांस आ गई। मैं पीछे मुड़ा और चलकर बाई निंगबिंग के पास पहुंचा। मैंने उसके उस ठंडे और खूबसूरत चेहरे को देखा और एक एक शब्द जोर देकर बोला, टीचर बाय। मैं दुआ करता हूं कि आपका करियर हमेशा आसमान छुए और आपका फ्यूचर हमेशा चमकता रहे। टीचर बाय। मैं दुआ करता हूं कि आपका करियर हमेशा आसमान छुए और आपका फ्यूचर हमेशा चमकता रहे। बाई निंगबिंग ने फाइनली अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसने मुझे बहुत देर तक एक गहरी नजर से देखा। फिर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ है। मैं वहीं जम गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। रिग्रेट? मुझे किस बात का रिग्रेट होना चाहिए। क्या इस बात का कि मैं उस पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने टर्मिनल इलनेस का झूठ बोलकर अपनी फेक डेथ का नाटक किया, या इस बात का कि उसके करीब आने के लिए मैं पागलों की तरह विदेश से वापस आ गया और इस मतलबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। बहुत देर बाद मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत क्लियर और फर्म थी। कभी नहीं। मैंने साफ देखा।
बाय निंगबिंग की उन आंखों में जो थोड़ी बहुत गर्माहट बची थी वो भी धीरे धीरे जमकर आइस बन गई, ऐसी आइस जो किसी को भी जमा दे। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी ये शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ठीक उसी वक्त मेरा असिस्टेंट भागता हुआ आया, उसके चेहरे पर घबराहट थी। ब्रदर युवान, कंपनी से आपको कई कॉल्स आए हैं पर आपका फोन नहीं लग रहा। उन्होंने कहा है कि आपको अभी के अभी कंपनी पहुंचना है। तब मुझे याद आया कि मेरा फोन कल नदी में गिर गया था और मैंने नया सिम कार्ड नहीं लिया था। मैंने पलटकर बाय निंगबिंग को देखा। उसकी नजरें वापस अपनी स्क्रिप्ट पर जा चुकी थी। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लाकर धीरे से कहा, बाय निंगबिंग, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे सेट से बाहर निकल गया। जब मैं कंपनी पहुंचा तो मैंने खुद को डायरेक्टर जांग की गालियों के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन डायरेक्टर जांग ने मुझे डांटा नहीं। उन्होंने बस अपनी आंखें सिकोड़ी और मुझे एक डरावनी सिनिस्टर स्माइल के साथ देखा। मेरे सीने में एक अजीब सी घबराहट उठी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक स्क्रिप्ट जोर से मेरे सामने टेबल पर दे मारी। ये फिल्म कंपनी ने तुम्हारे लिए फाइनल की है। डायरेक्टर ली दे की नई फिल्म, डायरेक्टर ली दे की नई फिल्म, डायरेक्टर ली दे। ये नाम सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। उनका नाम पूरी इंडस्ट्री में बदनाम था। वो हमेशा इंटरनेशनल अवार्ड्स के नाम पर ऐसी बी ग्रेड सॉफ्ट पॉर्न फिल्म्स बनाते थे। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मैंने कड़क आवाज में रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्टर जंग, मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। डायरेक्टर जंग ऐसे हंसे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। उनके चेहरे पर ताने साफ थे। तांग युआन, तुझे क्या लगता है तू अभी इस पोजीशन में है कि मुझसे नेगोशिएट कर सके? ये फिल्म तुझे करनी ही पड़ी, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुला और लियू कियान अंदर आया। उसने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी सिंपैथी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। वो मेरे पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, सैनाटोरियम से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तुम्हारी माँ ने इंटरनेट पर वो न्यूज़ देख ली थी। वो बहुत पैनिक कर गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। तुम अभी कभी हॉस्पिटल जाओ, शायद तुम उन्हें आखिरी बार देख सको। आखिरी बार, ये शब्द मेरे सिर पर बिजली की तरह गिरे। मेरा सिर चकराने लगा। मैं लगभग गिरने वाला था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और कांपती हुई आवाज में पूछा, लियू कियान, तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी माँ की तो मेंटल कंडीशन ही ठीक नहीं है, वो न्यूज़ कैसे समझ सकती है? लियू चेन ने बहुत भारी मन से सिर हिलाया। जल्दी जाओ, अगर थोड़ी भी देर हुई तो शायद तुम उन्हें आखिरी बार देख भी ना पाओ। मैं पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भागा। पीछे डायरेक्टर जान की वो क्रूर आवाज गूंज रही थी, तो क्या हुआ अगर उसकी माँ मर गई? एक हफ्ते बाद अगर मुझे इसे रस्सियों से बांधकर भी सेट पर लाना पड़े तो मैं लाऊंगा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी माँ को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। कुछ दिनों पहले जिस फोटो में वो इतनी प्यारी स्माइल कर रही थी, आज वो उसी चेहरे के साथ हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़ी थी। उनके पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई थी। उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। मैं आईसीयू के दरवाजे के बाहर बुत बनकर खड़ा था। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और मैं बुरी तरह कांप रहा था। एक डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, तुम पेशेंट के फैमिली मेंबर हो, अंदर जाकर मिलो। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हैं। सिर्फ उसी की वजह से वो अपनी आखिरी सांसें रोके हुए हैं। डॉक्टर के ये शब्द किसी तेज धार वाले खंजर की तरह सीधे मेरे दिल के आर पार हो गए। मेरी आंखें जलने लगीं। गरम गरम आंसू बेकाबू होकर मेरी आंखों से बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो इन सालों में मैंने जो भी दर्द और घुटन सही थी वो सब एक साथ बाहर आ रही हो। मेरे पैर इतने भारी हो चुके थे कि मैं घिसटते हुए आईसीयू के अंदर गया। मैं बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी माँ के उन कमजोर हाथों को बहुत प्यार से अपने हाथों में लिया। मेरा गला रंधा हुआ था। माँ, मैं युवान हूँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मेरी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली आंखों में कुछ पल के लिए एक चमक आई। उनके चेहरे से एक आंसू बह निकला। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और बहुत प्यार से मेरे गाल को छुआ। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी पर उसमें प्यार था। युवान, रो मत। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने अपनी माँ को इतने होश में कब देखा था। उनका ये प्यार पाकर मेरे आंसू और भी तेजी से बहने लगे। मैंने जल्दी से अपनी स्लीव से अपने आंसू पोंछे और बहुत कोशिश करके एक स्माइल लाने की कोशिश की। मैं नहीं रो रहा माँ, आपको ठीक होना है। मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब हमारे सारे डेट्स जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। पापा अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा। मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में बस एक बहुत गहरा गिल्ट था। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, तू कितना दुबला हो गया है, इन सालों में बहुत स्ट्रगल किया ना तूने। मैंने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह से हिलाया। मैं सिसकते हुए बोला, नहीं माँ, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी। उनकी उस स्माइल में एक रिलीफ था। ये तेरी माँ ही है जिसने तुझे इस हाल में ला दिया। अब तू अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना। मैं बस अपनी माँ को देखता रहा। मैंने देखा कि कैसे उनकी आंखों की वो चमक धीरे धीरे धुंधली हो गई। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मैं पागलों की तरह चीखने लगा, माँ माँ। तभी वो डरावना सा अलार्म पूरे वार्ड में गूंजने लगा। मॉनिटर पर वो हार्ट रेट वाली कर्व पूरी तरह से एक ठंडी सीधी लाइन में बदल गई, फ्लैट लाइन। मेरी माँ का हाथ मेरे हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया। मेरे अंदर जो एक आखिरी उम्मीद की डोर बची थी वो हमेशा के लिए टूट गई। मेरे दिल को चीर देने वाला वो दर्द अब बर्दाश्त के बाहर था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं जोर से बेड के पास घुटनों के बल गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ के फ्यूनरल पर गिने चुने लोग ही आए थे। लियू चियन आया था। उसने कब्र पर बुके रखा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में बेबसी थी और साथ में एक वार्निंग भी, युवान, अगर तुमने वो फिल्म करने से मना किया तो कंपनी तुम पर केस कर देगी और वो पेनल्टी अमाउंट इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो थोड़ा रुका, फिर मुझे समझाने लगा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उन्हें तो आगे बढ़ना ही पड़ता है ना। बस एक फिल्म ही तो शूट करनी है। जब तक जान है तब तक उम्मीद है। एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा। सूरज की तेज रोशनी मेरी आंखों को अंधा कर रही थी। मैंने अपना हाथ उठाकर धूप से खुद को बचाया। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि डरावनी लग रही थी। मुझे पता है ब्रदर कियान। लियू चैन में चैन की सांस ली। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें कंपनी ले जाने आऊंगा। उसके जाने के बाद मैं अपनी माँ की टूमस्टोन के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से टूमस्टोन पर लगी माँ की फोटो साफ की। उस फोटो में वो आज भी उसी तरह प्यार से मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब से इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। जब मैं ग्रेवयार्ड से बाहर निकल रहा था मेरी नजर अचानक सड़क के उस पार खड़ी एक ब्लैक बिजनेस वैन पर पड़ी। वो वैन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बाई निंगबिंग अक्सर यूज करती थी। मैं खुद पर ही हंसा। कितना बेवकूफ हूं मैं। मेरी लाइफ का तमाशा बन चुका है और मैं अब भी ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि वो मुड़कर एक बार मेरी तरफ देखेगी। बाई निंगबिंग ने तो पहले ही कह दिया था कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब मैं अपने उस खाली अपार्टमेंट में वापस आया तो मैंने अपना वो पुराना सूटकेस निकाला जो मैंने सालों से नहीं छुआ था।
मैंने अपने कुछ गिने चुने कपड़े उसमें पैक कर लिए। सब समेटने के बाद मैं सोफा पर बैठा और मैंने वीबो ओपन किया। मेरे वीबो कमेंट सेक्शन में रोज की तरह मुझे गालियां दी जा रही थी। इतनी नफरत मिल रही थी कि मेरा एंगेजमेंट कई एल स्टार्स से भी ज्यादा था। मैंने एक गहरी सांस ली और गो लाइव के बटन पर क्लिक कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में आ गए। कमेंट्स में इतनी गालियां आ रही थी कि स्क्रीन ही भर गई थी। मैंने उन गंदे कमेंट्स को इग्नोर किया। मैंने कैमरे की तरफ देखकर हल्का सा हाथ हिलाया। मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। हेलो एवरीवन, मैं फैंग युआन हूँ। आज मैं लाइव आया हूँ क्योंकि मैं आपको मेंग मिंगुआ के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे इतना कहते ही लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स का नंबर किसी रॉकेट की तरह बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में 1 मिलियन को क्रॉस कर गया। एक बार की बात है, एक अमीर घर का लड़का था जिसे अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी। उसने कभी टेंशन नहीं देखी थी। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि कॉलेज के एग्जाम्स कैसे पास करे या गेम में वो फाइनल बॉस को कैसे हराए। कहानी सुनाते सुनाते मैंने वो पुराना फोन उठाया जो मैंने कई सालों से छुपा कर रखा था। मैंने बड़ी आसानी से सनसेट जानगू गेम ओपन किया। मैंने वो आईडी और पासवर्ड एंटर किया जो मेरे दिमाग में छपा हुआ था। स्क्रीन पर एक चमक आई और वो जाना पहचाना गेम कैरेक्टर मेंग मिंगुए स्क्रीन पर हाजिर हो गया। मैं उस कैरेक्टर को बिना किसी मंजिल की गेम मैप में घुमाने लगा। मेरी आवाज़ बहुत हल्की थी। मैं अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर एक दिन उस लड़के की गेम में एक 18th ईयर के छोटे से एक्टर से मुलाकात हुई। वो एक्टर रोज सेट पर भाग दौड़ करता था सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे थोड़ा पहचानने लगे। कभी कभी तो उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के सीन के लिए पूरा पूरा दिन सेट पर वेट करना पड़ता था। जब वो इंतजार करते करते बोर हो जाता तो टाइम पास करने के लिए वो गेम खेलता था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। वो छोटा एक्टर गेम खेलने में बहुत स्किल था। उस लड़के ने एक्टर के साथ मिलकर गेम के सारे टफेस्ट डंजन्स लेवल्स क्लियर कर लिए और बदले में उस लड़के ने उस छोटे एक्टर को सपोर्ट करने के लिए वो सब किया जो वो कर सकता था। वो चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। जब भी उस एक्टर को किसी की जरूरत होती वो लड़का हमेशा हाजिर होता, चाहे आधी रात हो या सुबह। वो हमेशा उसकी बातें सुनता, उसे चीयर अप करता। उस छोटे एक्टर की हर एक फिल्म, हर एक टीवी शो, यहाँ तक कि वो एड जिसमें वो सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए पीछे से दिखता था, उस लड़के ने वो सारी क्लिप्स बार बार ना जाने कितनी बार देखी थी। बोलते बोलते मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। मैं अपने गेम कैरेक्टर को धीरे धीरे फाइनल बॉस की लेयर गुफा की तरफ ले जाने लगा। मेरी आवाज़ में उस बीते हुए वक्त की यादें थीं जब दो लोग रोज हर बात शेयर करते हैं तो वो सिर्फ टीममेट्स नहीं रह जाते। वो दोनों गेम में सीपी कपल बन गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने तय किया कि वो ऑफलाइन मिलेंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें मिलना था उस लड़के के घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। सब कुछ तबाह हो गया। उसके पिता की इन्वेस्टमेंट डूब गई। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके पिता ने कंपनी की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी। वो लड़का जिसके पास कल तक सब कुछ था रातों रात अर्श से फर्श पर आ गिरा। उसके पास कुछ नहीं बचा था। इतना कहते ही मेरी उंगलियां स्क्रीन पर बहुत तेजी से चलने लगी। गेम में उस स्वॉर्ड्समैन कैरेक्टर ने अपनी चमकती हुई तलवार म्यान से निकाली। उसकी तलवार की धार बहुत तेज थी। उसने कुछ ही सेकंड्स में ऐसे जानलेवा कॉम्बो अटैक्स किए कि वो फाइनल बॉस वहीं ढेर हो गया। उसकी एचपी हेल्थ 0 हो गई और ढेर सारा लूट जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपना हाथ रोका और लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स की तरफ देखा। व्हाट द फक, ये गेम प्ले मेंग मिंग्यो के अलावा कोई और ऐसा खेल ही नहीं सकता। फांग युआन ही असली मेंग मिंग्यो है। ये 100% कंफर्म है। मैंने अभी न्यूज़ चेक की। 5 साल पहले सच में फांग नाम के एक बॉस ने हैवी डेट में डूबकर बिल्डिंग से कूदकर जान दी थी। मैंने सुना है फांग युआन की एजेंसी बहुत गंदी है। उन्होंने उसका थोड़ा सा डेट पे किया था और बदले में एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जिससे वो उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पागलों की तरह पूछने लगे फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्या वो छोटा एक्टर बाइनिंग बिंग है। मैं बाइनिंग बिंग का नाम देखकर एक पल के लिए सुनना हो गया। फिर मेरे होठों पर एक बहुत ही सूखी सी स्माइल आ गई। मेरी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। इस कहानी का एंड ये है कि उस लड़के ने अपना आखिरी फैमिली मेंबर भी खो दिया। इतना कहकर मैंने अपने गेम कैरेक्टर को एक एक कदम बढ़ाते हुए गेम के रीसेट ऑर्डर की तरफ ले गया। ये वो जगह थी जहां अकाउंट डिलीट किया जाता है। गेम का एनपीसी बार बार मुझे वार्निंग दे रहा था कि आप वाकई इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। ये एक्शन इरिवर्सिबल है। एक बार कंफर्म करने के बाद अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप इसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। मेरे हाथों में रत्ती भर भी हेजिटेशन नहीं थी। मैंने बहुत ही फर्म इरादे से कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर वो गेम कैरेक्टर एक धुएं में बदल गया और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। स्क्रीन पर एक बहुत ही ठंडी और बेरम सी लाइन उभर कर आ गई। प्लेयर मेंग मिंगुआ हैज लेफ्ट जियांगहू, नेवर टू बी सीन अगेन। मैंने अपना फोन नीचे रखा। मैं स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल होते कमेंट्स को देख रहा था लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ के पास एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन की दवा की वो बोतल जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो अंदर से पूरी तरह खाली थी। कहानी खत्म हुई। मैंने एक बहुत लंबी सांस बाहर छोड़ी। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक स्माइल आई लेकिन वो स्माइल मेरे रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। मुझे पता है आप सब हमेशा से मुझसे बहुत नफरत करते आए हैं लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज के बाद मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं आप सबकी खुशी की दुआ करता हूँ। गुड बाय। फिल्म के सेट पर बाइनिंग बिंग अपना फोन कसकर पकड़े हुए थी। वो बार बार मेरी लाइव स्ट्रीम का रिप्ले देख रही थी। स्क्रीन पर मेरा चेहरा इतना शांत था कि डर लग रहा था जैसे मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूँ। जब उसने देखा कि मैं उस बॉस को हराकर अपना अकाउंट डिलीट करने रीसेट ऑल्टर की तरफ बढ़ा तो बाइनिंग बिंग का हार्ट रेट बेकाबू होकर तेज हो गया। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसका मैनेजर बहुत खुशी से उछलता हुआ उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही एक्साइटेड स्माइल थी। निंग बिंग, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। फांग युआन ने सच में इंडस्ट्री छोड़ दी। उसने अपना वीबो अकाउंट भी डिलीट कर दिया। उसकी कंपनी अब उस पर करोड़ों का लॉसूट करने वाली है। अब वो अपनी लाइफ में कभी कमबैक नहीं कर पाएगा। सेट पर मौजूद हर इंसान इसी गर्मा गर्म गॉसिप के बारे में बात कर रहा था लेकिन बाइनिंग बिंग का दिमाग एकदम सुन्न था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बहुत जरूरी चीज मिस कर दी है। अगले ही सेकंड उसके बगल में खड़े मैनेजर के मुंह से एक चीख निकली। वो चीख हैरानी और डर से भरी हुई थी। बाइनिंग बिंग अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने घबराकर अपने मैनेजर की तरफ देखा। उसका मैनेजर अपना फोन पकड़े हुए था। उसके होंठ कांप रहे थे। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है। फांग युआन ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। सारे रिपोर्टर्स पागलों की तरह उस जगह की तरफ भाग रहे हैं। जब बाइनिंग बिंग उस लोकेशन पर पहुंची तो मेरी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा चुका था। वो बिना रुके पागलों की तरह ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल के बाहर न्यूज़ सुनकर आए रिपोर्टर्स की भारी भीड़ जमा थी। हर कोई इस ब्रेकिंग न्यूज़ का एक्सक्लूसिव कवरेज पाना चाहता था। वहां इतनी अफरा तफरी थी कि पुलिस को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आना पड़ा था। बाइनिंग बिंग ने कार के डोर हैंडल को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। वो बिना सोचे कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि
उसके मैनेजर ली मैंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ली मैंग की आवाज में बहुत पैनिक था। निंगमिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम अभी बाहर गई तो ये रिपोर्टर्स तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। बाई निंगमिंग ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आवाज में एक ऐसा पागलपन था जिसे रोका नहीं जा सकता था। मुझे उससे मिलना है। उसने ली मैंग की एक न सुनी, जोर से दरवाजा खोला और उस पागल भीड़ में घुस गई। उसने उन भूखे भीड़ियों जैसे रिपोर्टर्स को किसी तरह चकमा दिया और हॉस्पिटल के साइड वाले एक छोटे रास्ते से होते हुए पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। वो लड़खड़ाते हुए सीधा मॉग मुर्दाघर की तरफ भागी। मॉग के बाहर लिू क्यान खड़ा था। उसकी आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थीं। जब उसने बाई निंगबिंग को भागते हुए आते देखा तो उसकी फटी हुई आवाज निकली, क्या तुम उसे देखने आई हो? बाई निंगबिंग ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके पैर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। वो सीधे लिू क्यान को पीछे छोड़ते हुए मॉग के अंदर घुसना चाहती थी। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही ठंडी और कठोर लड़कियों वाली आवाज ने उसे रोका। वो शन्युए थी। उसका चेहरा बहुत ही सख्त था और उसकी आवाज में बहुत भारीपन था। बाई निंगबिंग, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक हाथ ने बाई निंगबिंग के कंधे को बहुत जोर से पकड़ लिया। उस हाथ में इतनी ताकत थी कि बाई निंगबिंग चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। बाई निंगबिंग की नजरें शन्युए को पार करती हुई सीधा अंदर मॉड में गई। वहां एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर ढकी हुई थी। उस चादर के बाहर एक हाथ लटक रहा था। उस लटकते हुए हाथ की कलाई पर एक बहुत ही जाना पहचाना लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। ये वही कपल ब्रेसलेट था जो उन दोनों ने तब खरीदा था जब वो गेम में सीपी बने थे। वो लाल धागा देखते ही बाई निंगबिंग का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके गले से एक बहुत ही दर्दनाक और टूटी हुई आवाज निकली, फांग युआन। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक साथ हजारों सुइयां चुभो दी हों। वो दर्द इतना भयंकर था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। न जाने कब बाई निंगबिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही फॉर्म आवाज में बोली, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनते ही शन्युए ने उसे बहुत ही ठंडी नजर से घूरा। शन्युए का चेहरा डरावना हो गया था। उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा उबल रहा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ी, सीधे बाई निंगबिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अचानक बाई निंगबिंग का कॉलर पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से कॉलर पकड़ा था कि बाई निंगबिंग के पैर जमीन से उठने वाले थे। उसे ले जाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शन्युए का एक एक शब्द किसी तेज चाकू की तरह था। तुम जैसी पत्थर दिल और आसान फरामोश औरत उसके लायक भी है। इतना कहकर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ एक फोल्डर जोर से बाई निंगबिंग के सामने जमीन पर दे मारा। बाई निंगबिंग जमीन पर गिरे उस ब्राउन रंग के एनवलप को देखती रही। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे बैठी और उसने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को उठाया। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसमें से बहुत सारे पेपर्स और फोटोज जमीन पर बिखर गईं। उन पेपर्स पर वीवो के डीएमएस डायरेक्ट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स छपे हुए थे। ये सारे मेरे स्मर्फ अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स थे। हर अकाउंट का नाम किसी न किसी तरह बाई निंगबिंग से जुड़ा हुआ था। पिछले 5 सालों से मैं इन्हीं अकाउंट्स के जरिए चुपचाप बाई निंगबिंग पर नजर रखता था। हर सुबह और हर रात मैं इन सारे अकाउंट से उसे एक मैसेज भेजता था। उसे याद दिलाता था कि वो टाइम से सो जाए और अपना ख्याल रखे। हे हेलो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आज की शूटिंग कैसी रही? ज़्यादा थकना मत। ठीक है। शुरुआत में बाई निंगबिंग कभी कभी इन मैसेज का रिप्लाई कर दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे बाई निंगबिंग का करियर धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था और उन डीएम्स डायरेक्ट मैसेजेस में सिर्फ मेरी अकेले की बातें रह गई थी। उन डीएम्स के स्क्रीनशॉट्स के अलावा वहां उन अकाउंट से की गई बहुत सारी पोस्ट, वीवो पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स भी थे और हर अकाउंट के नाम की तरह मेरी हर एक पोस्ट सिर्फ और सिर्फ बाई निंगबिंग के बारे में होती थी। मैं अकेला ही उसका पूरा फैन क्लब बन गया था। बाई निंगबिंग की हर एक फिल्म, हर एक छोटे से रोल के लिए मैंने पूरी मेहनत से प्रमोशन किया था। मैंने रात रात भर जाकर उसके लिए वोटिंग की थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि दुनिया को बाई निंगबिंग का नाम पता चले। उस वक्त भी जब वो सिर्फ एक छोटी सी एक्टर थी जिसे कोई नहीं जानता था। पूरे 5 साल तक मैंने रोजाना बाई निंगबिंग के सुपर टॉपिक फैन पेज पर चेक इन किया था। मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, यहाँ तक कि तब भी जब मैंने खुद इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। मेरी वो पागलों वाली मोहब्बत और मेरा वो सच्चा प्यार आज उन कागजों पर छपा हुआ था। उन कागजों को देखकर किसी की भी आंखें आंसुओं से भर जाएं। और इन सबसे बढ़कर जिस चीज ने बाई निंगबिंग और लिू क्यान को सबसे बड़ा सदमा दिया, वो थी उन कागजों के बीच रखी हुई कुछ तस्वीरें। ये मेरी उन सालों की तस्वीरें थीं। बाई निंगबिंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने उन तस्वीरों के बीच से एक तस्वीर उठाई और उसे घूरने लगी। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक बहुत भारी हथौड़े से वार किया हो। वो दर्द इतना भयंकर था कि उसका दम घुटने लगा। शन्युए और लियो कियान की नजरें भी उसी तस्वीर पर पड़ी। जब लियो कियान ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। उसने एक ठंडी सांस ली। युआन युआन ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि उसके घर में पैसों की प्रॉब्लम है। उसने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। उसने कभी कुछ नहीं कहा। शन्युए ने अपनी आंखें घुमाई और बहुत ही भारी आवाज में बोली, मैंने फांग युआन के बारे में पता करवाया था। उसके पिता को किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। उनका पूरा पैसा डूब गया था और उन पर करोड़ों का कर्ज आ गया था। जिस दिन तुम दोनों मिलने वाले थे उसी दिन फॉन्ग फैमिली की कंपनी का पैसा पूरी तरह खत्म हो गया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसके पिता ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। फॉन्ग युआन की मां ने यह सब अपनी आंखों से देखा था और उसी वक्त वो पागल हो गई थी। इतना कहकर शन्युए ने अपना सिर घुमाया और उस ठंडे मॉग मुर्दा घर की तरफ देखा जहां मैं शांति से पड़ा हुआ था, बिना किसी हरकत के। बाई निंगबिंग अभी भी उस तस्वीर को घूर रही थी। उस तस्वीर में मैं आज से कुछ साल छोटा लग रहा था। मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश पड़ी थी। उस आदमी का सिर बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था और जमीन पर गहरे लाल रंग का खून जम चुका था और मैं जमीन पर बेसुध बैठी अपनी मां को कसकर गले लगाए हुए था। मेरी मां ने वही चिंगहोंग ब्रांड की जैकेट पहनी हुई थी जो बाई निंगबिंग ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरे चेहरे पर एक ऐसा डर और बेबसी थी जैसे मैं बारिश और तूफान में फंसा हुआ कोई छोटा सा परिंदा पक्षी हूं। बाई निंगबिंग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। उसे लगा जैसे उसे किसी ठंडी खाई में फेंक दिया गया हो। उसे हमेशा लगता था कि मैंने जानबूझकर उससे मिलने से मना किया था। मैंने जानबूझकर उसे धोखा दिया था। इसीलिए वो शो पर मुझसे इतना गंदा बर्ताव कर रही थी, इतने ताने मार रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी ही नहीं। जो उसने सोचा था वैसा कुछ था ही नहीं। शन्युए ने अपनी नजरें वापस खींची और जमीन पर घुटनों के बल बैठी बाई निंगबिंग को देखने लगी। बाई निंगबिंग का पूरा शरीर कांप रहा था। शन्युए ने बहुत ही जहरीले और तानेबाज लहजे में कहा, तुम तो हमेशा से उससे नफरत करती थी ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब इस दुनिया में
तुम्हारा वो सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतना कहते ही शेन्यूएर ने अपने पीछे खड़े गार्ड्स को इशारा किया। कुछ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स तुरंत अंदर आए और मॉड के अंदर घुस गए। उनके साथ एक लॉयर भी था जो ल्यू कियान से धीमी आवाज में कुछ बात कर रहा था। जब बाई निंगबिंग को समझ आया कि क्या हो रहा है, वो तुरंत उठी और उन गार्ड्स को रोकने के लिए भागी, लेकिन शेन्यूए ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे फिर से रोक लिया। ओह हाँ, एक और बात है जो मुझे लगता है तुम्हें पता होनी चाहिए। शेन्यूए की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसका हर शब्द एक तेज खंजर की तरह था जो बाई निंगबिंग के सीने के आर पार हो रहा था। तुम्हारी वो पहली फिल्म जिससे तुम्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, चांदनी, उसमें फांग युआन ने ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर उस फिल्म की प्रोडक्शन टीम से पूछ सकती हो। ये सुनते ही बाई निंगबिंग के शरीर का सारा खून जम गया। वो अब एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी, उसके गले से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। वो बस बुत बनकर वहीं खड़ी रही और वो बर्फीली ठंडक उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। मेरी मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इंटरनेट पर मेरी खबरें अभी भी ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी ज्यादा फैल रही थी। मेरे बारे में हजारों तरह की अफवाहें गॉसिप उड़ रही थी। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। बाई निंगबिंग अपने घर में सोफे पर अकेली बैठी थी। वो एक के बाद एक विस्की की ग्लास पी रही थी। वो तेज और जलती हुई शराब उसके गले को जला रही थी, लेकिन उसके सीने का वो भयंकर दर्द कम नहीं हो रहा था। इन कुछ दिनों में जो भी हुआ था वो सब किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। बाई निंगबिंग के दिल में मैंग मिंगयुआ हमेशा से एक बहुत ही प्यारा और अच्छा लड़का था। जब वो एक छोटी सी एक्टर थी जिसे कोई नहीं जानता था, तब वो लड़का ही उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी था। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरा नाम हमेशा गंदे स्कैंडल्स और गॉसिप से जुड़ा रहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले से ही बहुत गंदी है। बाई निंगबिंग को हमेशा से उन लोगों से नफरत थी जो फेम पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका वो प्यारा व्हाइट मूनलाइट फर्स्ट लव एक ऐसा घटिया और बदनाम इंसान फांग युआन कैसे हो सकता है। इसीलिए जब उस वैरायटी शो में मैंने उसे देखकर स्माइल की थी और अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तब उसने मुझे इतनी बुरी तरह इग्नोर किया था। उसने मुझे इतने गंदे ताने मारे थे। उसने अपने दिल का सारा प्यार अपने उन ठंडे और जहरीले शब्दों के नीचे कुचल दिया था। बाई निंगबिंग इतनी शराब पी चुकी थी कि वो सोफे पर ही बेहोश हो गई। नींद में उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि मैं कुछ दूरी पर खड़ा हूं। मैं उसे बहुत उदास नजरों से देख रहा था। मैंने उससे बहुत धीमी आवाज में पूछा, बाई निंगबिंग, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानती? उसका दिल अचानक जोर से धड़का और वो झटके से उठ गई, लेकिन उसके सामने सिर्फ एक डरावना और घना अंधेरा था। उसने अंधेरे में टटोल कर अपना फोन उठाया। उसने एक बार फिर मेरी वो आखिरी लाइव स्ट्रीम का रीप्ले ओपन किया। स्क्रीन पर मेरा वो चेहरा दिख रहा था जो इतना शांत था कि डर लग रहा था। मैं अपनी बीती हुई जिंदगी की कहानी सुना रहा था। बाई निंगबिंग को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को अपने हाथों में लेकर जोर से भींच लिया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस वक्त इंटरनेट पर जो माहौल था वो पहले से बिल्कुल उल्टा हो चुका था, पूरी तरह से बदल चुका था। मेरी लाइव स्ट्रीम के वीडियो के नीचे लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिनमें लोग मेरे लिए रो रहे थे और अफसोस जता रहे थे। हर एक कमेंट किसी चाबुक विप की तरह बाई निंगबिंग के दिल पर पड़ रहा था। बाई निंगबिंग बुत बनकर अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी। खिड़की के बाहर रात का अंधेरा था। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर उस पर पड़ रही थी, जिनकी आवाज आ रही थी। एक के बाद एक वीबो पर मेरे नाम के ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ रहे थे। शन्योवे और ल्यू चियन ने मिलकर सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी थी। मेरे ऊपर जितने भी झूठे इल्जाम और गालियां थीं वो सब अब सच में बदल चुकी थी। जब लोगों ने देखा कि मैंने कितनी तकलीफें सही थी, जब मेरे दामन से वो सारे गंदे दाग धुल गए, तो मेरी कहानी ने हर किसी को रुला दिया। हर कोई मेरे लिए तड़प उठा। बाई निंगबिंग सोच भी नहीं पा रही थी कि वो मैंग मिंगयुआ जो हमेशा इतना खुश रहता था, इतना प्यारा था, जब उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, तो उसने अकेले कैसे उसे बर्दाश्त किया होगा। कैसे उसने अपने दांत भींचकर उस दर्द को सहा होगा। उन तस्वीरों में मैं अकेला भाग दौड़ कर रहा था। मैंने अकेले अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अपनी पागल हो चुकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी मेरे चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी स्माइल रहती थी। जैसे वो दर्द मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। जैसे वो इंसान जो सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहा था वो मैं था ही नहीं। बाई निंगबिंग ने बहुत धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज इतनी फटी हुई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। उसने एक एक शब्द जोर देकर पुकारा, फांग युआन। वो खिड़की के बाहर उस घने अंधेरे को देखती रही। उसके कानों में शन्युए की वो बात गूंज रही थी, तुम ही हो जिसने फांग युआन को उस गहरी खाई में धकेला। तुमने ही उसे मौत के मुंह में धकेला है। ठीक उसी वक्त बाई निंगबिंग का फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। वो उसके मैनेजर ली मैंग की कॉल थी। निंगबिंग, तुम कहाँ हो? बाई निंगबिंग ने बहुत थकी हुई आवाज में जवाब दिया, घर पर हूँ। ली मैंग 2 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने बहुत घबराहट में कहा, तुम वहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग के घर की डोरबेल बजी। उसने जल्दी जल्दी उन सारे पेपर्स और तस्वीरों को समेटा और बहुत सावधानी से उन्हें अपने बिस्तर के पास वाले ड्रॉर में छिपा दिया। जब ली मैंग ने बाई निंगबिंग का वो सफेद पड़ा हुआ चेहरा देखा और उसे शराब की इतनी बदबू आई तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, निंगबिंग? बाई निंगबिंग लड़खड़ाते हुए सोफे तक गई और उस पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो एकदम खाली थी। उसने बहुत थकी हुई आवाज में कहा, मेरे आने वाले सारे इवेंट शेड्यूल्स कैंसिल कर दो, मुझे कुछ दिन आराम करना है। ली मैंग ने एक बहुत गहरी आह भरी, भले ही तुम खुद ना कहती, पर अब तुम्हारे पास आराम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्या तुमने अभी तक वीबो नहीं देखा? उसने अपना फोन निकाला, वीबो ओपन किया और बाई निंगबिंग के सामने फेंक दिया। उसने फिर एक आह भरी और भारी आवाज में कहा, अब वो सारे नेटिजन्स इंटरनेट यूजर्स पागल हो चुके हैं, सब तुम्हें गालियां दे रहे हैं, वो लोग तुम्हें बॉयकॉट करने के लिए पिटीशन साइन कर रहे हैं। फोन की स्क्रीन पर सबसे नया ट्रेंडिंग टॉपिक चमक रहा था और उसके नीचे का कमेंट सेक्शन किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। आधे लोग मेरे लिए रो रहे थे और दुख जता रहे थे और आधे लोग बाई निंगबिंग को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उनका एक एक लफ्ज सीधा दिल पर वार कर रहा था। बाई निंगबिंग ने बस एक सरसरी नजर से स्क्रीन को देखा और बहुत ही शांत आवाज में बोली, उन्हें जो करना है करने दो। उसकी ये लापरवाही देखकर ली मैंग को गुस्सा आ गया, अगर ये बवाल ऐसे ही बढ़ता रहा तो तुम्हारा करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ली मैंग ने अपना फोन वापस लिया और बाई निंगबिंग के सामने सोफे पर बैठ गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, वैसे भी फांग युआन अब मर चुका है, तो क्यों ना हम सीधा स्टेटमेंट दे दें। इससे पहले कि ली मैंग अपनी बात पूरी कर पाता, बाई निंगबिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में एक बर्फ जैसी ठंडक थी, बस करो। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाई और ली मैंग को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। मैं खुद को सही साबित करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। बाई निंगबिंग को इतना जिद्दी और अड़ियल देखकर ली मैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम सच में अपने करियर को अपनी ही आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो? बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसने बहुत थकावट के साथ अपना सिर ना में हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। ली मेंग ने हार मानकर एक आ भरी। ठीक है, तुम खुद शांत होकर सोच लो, मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ। मैं पीआर टीम पब्लिक रिलेशंस के साथ मिलकर कुछ सोचता हूँ। दरवाजे तक पहुंचने के बाद ली मेंग पीछे मुड़ा। उसने बहुत फिक्र के साथ चेतावनी दी, इन कुछ दिनों में घर से बाहर मत निकलना, चुपचाप घर पर ही रहना। मुझे यकीन है फांग युआन भी तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेगा। भूलना मत, तुम आज जिस मुकाम पर हो उसके पीछे। ली मेंग ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन बाई निंगबिंग समझ गई। वो जानती थी कि वो आज जहां है उसमें फांग युआन के उस चुपचाप दिए गए सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। उसने उसके लिए अपना कितना टाइम, कितनी मेहनत, यहाँ तक कि अपना पैसा भी लगाया था। बाई निंगबिंग ने फिर से वीबो ओपन किया। वो मेरे उन फेक अकाउंट्स पर गई जो अब डिलीट हो चुके थे। वो पागलों की तरह खुद को टॉर्चर करने के लिए मेरी हर एक पुरानी पोस्ट को पढ़ रही थी। मेरा लिखा हुआ एक एक लफ्ज किसी गर्म लोहे की तरह उसके दिल को दाग रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई। उसकी आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थी। तब जाकर उसने कांपते हुए हाथों से बैक का बटन दबाया और फोन बंद किया। ठीक उसी वक्त जिस फोटोग्राफी पेज को फॉलो करती थी उसने एक नई पोस्ट डाली। उस पोस्ट में सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, ब्यूटीफुल सीनरी, खूबसूरत नजारा। उस पोस्ट के साथ समुद्र किनारे की कुछ तस्वीरें थीं। बाई निंगबिंग की नजर बीच वाली तस्वीर पर जाकर अटक गई। उसके दिल की धड़कन अचानक रुक गई। उसने कांपती हुई उंगलियों से स्क्रीन को छुआ और उस तस्वीर को जूम जूम किया। एक बहुत ही शांत और खूबसूरत समंदर, लहरें चमक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। समंदर किनारे एक नारियल के पेड़ के नीचे एक लड़का व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वो उस अनंत एंडलेस समंदर को देख रहा था। उसने एक बड़ी सी सन हैट धूप से बचने की टोपी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसके फीचर्स बहुत कुछ मेरे जैसे लग रहे थे। उसके ठीक पीछे एक लंबी सी परछाई लड़की खड़ी थी। हालांकि फोटोग्राफर ने वो तस्वीर बहुत दूर से खींची थी, लेकिन बाई निंगबिंग ने एक नजर में ही पहचान लिया, वो मैं था। मैं जिंदा था इस वक्त साउथ दक्षिण के एक छोटे से आइलैंड पर। मैं अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए अपने कमरे से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। जांग, ये केयरटेकर ने अभी अभी टेबल पे गर्म खाना रखा था, मुझे आता देख वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। मिस्टर फांग, आप उठ गए? आज सुबह मैंने आपके लिए एक स्पेशल पॉलिश खिचड़ी बनाई है जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। इसे गरम गरम खाइए और बताइए कैसी बनी है। बोलते बोलते वो मेरे पीछे आई और बहुत प्यार से मेरी व्हील चेयर को डाइनिंग टेबल तक ले गई। मेरे सामने रखे उस गर्म पॉलिश और एक गिलास गर्म दूध को देखकर मेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू जांगी। जांगी ने मुझे बहुत प्यार और दर्द भरी नजरों से देखा। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। अरे पागल बच्चे, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। और वैसे भी मिस शन युए ने मुझे स्पेशली कहा था कि मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। आपको जो भी चाहिए हो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे पॉलिश खाने लगा। नाश्ते के बाद जांग यी मेरी व्हील चेयर को समंदर किनारे घुमाने लगी। हल्की हल्की धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी और समंदर की वो नम और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरा मूड अब काफी बेहतर था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, वो कहाँ है? जांगी मुस्कुराई और बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बोली, मिस ने कहा था कि आप शायद यही दुआ कर रहे होंगे कि वो यहाँ ना हो। दरअसल देश चाइना में कुछ काम आ गया था, इसलिए वो कल रात ही फ्लाइट से वापस चली गई। मैं समझ सकता था चाइना में जो भी हुआ होगा वो पक्का मेरी वजह से हुआ होगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने और कुछ नहीं पूछा। मैं बस चुपचाप उस दूर तक फैले समंदर को देखता रहा। मेरी आंखें एकदम शांत और साफ थीं। और इस वक्त चाइना में बाई निंगबिंग पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो सोना भी नहीं चाहती थी। उस तस्वीर को देखने के बाद उसने तुरंत सबसे अच्छे प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर किया। उसने एक पूरी टीम लगा दी जो सिर्फ लोगों को ढूंढने का काम करती थी, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए। उसे जल्द से जल्द मुझे ढूंढना था। सब कुछ अरेंज करने के बाद बाई निंगबिंग ने खुद को पूरी तरह से ढक लिया। उसने मास्क और कैप पहनी और छुपते छुपाते घर से बाहर निकली। उस तस्वीर में मेरे पीछे जो परछाई खड़ी थी वो बिल्कुल शनवेवे जैसी लग रही थी। बाई निंगबिंग ने तेजी से अपनी कार शनवेवे के घर की तरफ दौड़ाई। शनवेवे ने बहुत ही ढीले ढाले कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। वो नींद में आंखें मलते हुए बाहर आई। जब उसने दरवाजे पर बाई निंगबिंग को देखा तो उसकी नींद तुरंत उड़ गई। उसने ताना मारते हुए कहा, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, हमारी बड़ी सुपरस्टार को क्या दौरा पड़ गया? बाई निंगबिंग की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज में एक पागलपन था। वो लगभग चीखते हुए बोली, शनवेवे, तुमने उसे छुपाया है ना? सच सच बताओ। शनवेवे ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। उसके होठों पर एक बहुत ही घिनौनी और मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। उसकी आवाज बहुत कांप रही थी और वो बेताब थी, मुझे बताओ फांग युआन कहाँ है? शनयुए ने बाई निंगबिंग की इस दयनीय और पागलों वाली हालत को देखा और वो जोर से हंसने लगी। क्या ये सच में हमारी वो घमंडी और ठंडी सुपरस्टार बाई निंगबिंग है? वो थोड़ा रुकी और उसकी आंखों में जो नफरत थी वो और गहरी हो गई। अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो सुनो, उसे जला दिया गया है। उसकी राख हैशेस को उसकी मां के साथ दफना दिया गया है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें जमीन के नीचे नरक में जाना पड़ेगा। बाई निंगबिंग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके शरीर का सारा खून जैसे सूख गया। उसने शनवेओ को बहुत बेबसी और दर्द भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में मिन्नतें थीं। शनवेओ को उसकी इस हालत पर बहुत घिन आ रही थी। उसने बहुत ठंडी आवाज में ताना मारा, बाई निंगबिंग, जब वो जिंदा था तब तुमने उसे सिर्फ बेइज्जती और दर्द दिया। अब जब वो मर चुका है तो यहाँ आकर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? फिर उसने एक ठंडी आह भरी और पूरी ताकत से बाई निंगबिंग का हाथ झटक दिया और फिर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बैंग। वो दरवाजा नहीं था, वो उन दोनों के बीच की दुनिया की दीवार थी। उस बंद दरवाजे को देखकर बाई निंगबिंग को अचानक होश आया। उसे समझ आया कि वो अभी अभी कितनी पागल हो गई थी। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। ये प्राइवेट डिटेक्टिव का कॉल था। बाई निंगबिंग ने एक सेकंड में फोन उठाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। क्या कोई खबर मिली? फोन की दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज आई, मिस बाय, आई एम सॉरी, अभी तक हमें कोई पक्की खबर नहीं मिली है, लेकिन हमने ये कंफर्म कर लिया है कि वो तस्वीर साउथ अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड की है। अभी अपनी टीम वहां भेज रहे हैं ताकि हम पता लगा सकें कि जिसे आप ढूंढ रही हैं वो वहां है या नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा सकता है। बाई निंगबिंग तेजी से मुड़ी और अपनी कार की तरफ भागी। डिटेक्टिव की बात पूरी होने से पहले ही उसने उसे रोक दिया। तुम लोग अभी के अभी वहां जाओ, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मुझे उस तस्वीर वाला इंसान चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसका दिल घबराहट से फटा जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि काश उसके पंख लग जाएं और वो उड़कर सीधे उस आइलैंड पर पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो शनिवे के घर वाले इलाके से बाहर निकली, इससे पहले कि वो अपनी कार में बैठ पाती, उसे रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। ये रिपोर्टर्स कहीं से उड़ती हुई खबर सुनकर आए थे। मिस बाय, फांग युआन के सुसाइड के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी? फांग युआन ने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या आपको सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? मिस बाय, क्या आपको पहले से पता था कि फांग युआन एक अमीर घर का लड़का है?
क्या इसीलिए आपने उसके साथ गेम खेला और रिलेशनशिप बनाई? फांग युआन की मौत की खबर सुनकर आपको कैसा लगा? प्लीज कुछ कहिए टीचर बाय। टीचर बाय, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यहाँ कोई स्पेशल काम था? जहां तक हमें पता है सॉन्ग जिंगमैन सीईओ एक्टर भी इसी इलाके में रहते हैं। अनगिनत माइक्रोफोन बाई निंगबिंग के मुंह के सामने ठूंस दिए गए। रिपोर्टर्स एक के बाद एक बहुत ही जहरीले और चुभने वाले सवाल पूछ रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बाई निंगबिंग ने अपने होठों को कसकर भींच लिया और एक शब्द भी नहीं बोली। ये सारे सवाल किसी बर्फ के चाकू की तरह थे जो बार बार उसके दिल में गहरे तक उतर रहे थे। उसे इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो बस वहीं अकेली उस भीड़ के बीच खड़ी रही। ना उसने कोई सफाई दी, ना कोई जवाब। वो बस उन लोगों की घूरती हुई नजरों को बर्दाश्त करती रही। ठीक उसी वक्त काले सूट पहने कुछ बॉडीगार्ड्स ने उस भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया। उसी वक्त कुछ बॉडीगार्ड्स ने आकर बाई निंगबिंग के चारों तरफ एक घेरा बना लिया और उन रिपोर्टर्स को थोड़ा पीछे धकेल दिया। सॉन्ग जिंगमिन इस फिल्म का मेन एक्टर भागता हुआ आया। जैसे ही उसने न्यूज देखी थी उसने तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को वहां भेज दिया था। इस वक्त इतने सारे कैमरों और मीडिया के सामने वो सीधा बाई निंगबिंग के पास गया। उसने बहुत ही हक जताते हुए बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही परफेक्ट और सधी हुई स्माइल थी। माफ कीजिएगा मीडिया के दोस्तों, मैंने ही निंगबिंग को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। हम किस लिए मिल रहे हैं ये मैं अभी आप सबको नहीं बता सकता। बाई निंगबिंग ने तुरंत उसकी बात काटी और घबराहट में बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही सॉन्ग जिंगमिन सामने आया था वो शोर मचाते रिपोर्टर्स अचानक शांत हो गए थे। वो सब बड़े ध्यान से सॉन्ग जिंगमिन को देख रहे थे। बाई निंगबिंग ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन सॉन्ग जिंगमिन ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी वो जेंटलमैन वाली स्माइल थी और उसने बहुत ही हमदर्दी भरी आवाज में कहा, फांग युआन के साथ जो भी हुआ उसका मुझे और निंगबिंग को बहुत अफसोस है। हमें बहुत दुख है लेकिन जो जा चुका है वो जा चुका है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग जिंदा हैं आप उनकी इज्जत करें और उन्हें चैन से जीने दें। सॉन्ग जिंगमिन की आवाज बहुत ही नरम थी लेकिन उसमें एक ऐसा दबदबा अथॉरिटी था जिसे कोई रिपोर्टर काट नहीं पाया। वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब चुपचाप वहां से पीछे हट गए। ठीक उसी वक्त बाई निंगबिंग का मैनेजर ली मेंग भी अपनी टीम के साथ भागता हुआ आया। ली मेंग ने बिना कुछ सोचे समझे बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए उनकी प्राइवेट वैन की तरफ ले गया। कार में बैठने से पहले बाई निंगबिंग मुड़ी और उसने सॉन्ग जिंगमिन को एक बहुत ही गहरी और ठंडी नजर से देखा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मिस्टर सॉन्ग, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आइंदा रिपोर्टर्स के सामने ऐसी गोल मोल बातें ना करें जिससे गलतफहमी हो। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग जिंगमिन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने बाई निंगबिंग की कार को धीरे धीरे अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखा। उसके हाथ जो नीचे अटक रहे थे अचानक कसकर मुट्ठी बन गए। इतने कसकर कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। ली मेंग बाई निंगबिंग को लेकर सीधा उसके घर आया। उसने देखा कि बाई निंगबिंग की हालत कैसी हो रही है। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ली मेंग ने बेबसी से एक आ भरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर से बाहर मत निकलना। तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो रिपोर्टर्स खून के प्यासे भेड़ियों की तरह हैं। वो बस इसी इंतजार में थे कि तुम कोई गलती करो। बाई निंगबिंग ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज इतनी फटी हुई और थकी हुई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम अभी के लिए जाओ। 2 घंटे बाद बाई निंगबिंग के घर का दरवाजा खुला। एक बहुत ही हैंडसम और टॉल लंबा आदमी अपना सूटकेस घसीटता हुआ अंदर आया। उसने देखा कि बाई निंगबिंग सोफे पर एक बेजान पुतले की तरह बैठी हुई है। वो बहुत ही उदास और अकेली लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर उस आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। निंगबिंग बाई निंगबिंग का बड़ा भाई धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में बहुत सारा प्यार और फिक्र थी। मैं बस कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर देश से बाहर गया था और तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है। जब उसने देखा कि बाई निंगबिंग कुछ नहीं बोल रही है और बस चुपचाप बैठी है तो बाई ने उसका फोन उठाया और वीबो सोशल मीडिया ओपन किया। वो इतने दिनों से विदेश में एक क्लोज डोर बिजनेस कॉन्फ्रेंस में था। उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि वो चाइना की न्यूज देख सके। उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नए बवालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाई ने वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स खोले जो अभी भी इंटरनेट पर आग लगा रहे थे। वो एक एक करके सारी खबरें पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी घनी भौहें और ज्यादा सिकुड़ने लगी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर बाई उनको पूरी कहानी समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि ये सब कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसने अपनी टूटी हुई बहन की तरफ देखा। उसे वो दिन याद आ गया जब कई साल पहले एक लड़का पूरी तरह बारिश में भीगता हुआ उनके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था। उसने बहुत प्यार से अपनी बहन को दिलासा दिया, निंगबिंग जो हुआ सो हुआ, अब सब खत्म हो गया है। बाई हमेशा से बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत ही सख्त इंसान शाक रहा है। उसे लोगों को दिलासा देना नहीं आता था। उसने बहुत अजीब तरीके से अपनी बहन का कंधा थपथपाया। बाई निंगबिंग ने अपने फोन को कसकर पकड़ा हुआ था। वो तब तक कुछ नहीं बोली जब तक कि उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नहीं आ गया। उसने झटके से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर घबराहट और हड़बड़ी थी। ब्रदर, मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रहूंगी। बाई बस उसे भागते हुए घर से बाहर जाते देख सका। उसने बेबसी से एक आ भरी, बाई निंगबिंग ने वो अपार्टमेंट खरीद लिया था जहां मैं पहले किराए रेंट पर रहता था। वो मेरे पुराने अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा कि दरवाजे पर अभी भी वो लाल रंग का पेंट लगा हुआ है जिसे मैंने साफ नहीं किया था। उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। उसने गहरी सांस ली, कांपते हुए हाथों से पासवर्ड डाला और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा और सलीके से रखा हुआ था। वहां सामान कम था लेकिन वो घर बहुत ही प्यारा और सुकून देने वाला कोजी लग रहा था। हवा में अभी भी मेरे इस्तेमाल किए जाने वाले ओस्मांतोस परफ्यूम की बहुत हल्की सी खुशबू थी। बाई निंगबिंग की नजर घर के एक कोने में बनी एक छोटी सी जगह पर जाकर अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने सीधे उसके दिल पर गोली मार दी हो। वो दर्द इतना भयंकर था कि उसकी हड्डियों तक पहुंच रहा था। उस कोने एक्स्ट्रा साइड रोल के तौर पर स्ट्रगल कर रही थी। तब से लेकर आज एक सुपरस्टार बनने तक का उसका पूरा सफर। एक भी फोटो मिसिंग नहीं थी। बाई निंगबिंग अपने आप दीवार के पास रखे एक छोटे से कैबिनेट अलमारी की तरफ चली गई। उसने बहुत धीरे से उस कैबिनेट का दरवाजा खोला। कैबिनेट के सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर बहुत सारी मोटी मोटी फोटो एल्बम्स रखी हुई थी। बाई निंगबिंग ने कांपते हुए हाथों से पहली एल्बम निकाली। उस एल्बम के अंदर वो सारे स्क्रीनशॉट्स थे जब हम दोनों साथ में गेम खेलते थे। मैंने उन सारे खास पलों का प्रिंट आउट निकाला था और बहुत संभाल कर उन्हें लैमिनेट करके इस एल्बम में रखा था। दूसरी एल्बम में उसके डेब्यूट ईयर पहले साल की तस्वीरें थी। उसने जो भी छोटे मोटे रोल्स किए थे मैंने उन सब का प्रिंट आउट निकाला था। हर एक कैरेक्टर के बगल में मैंने अपने हाथों से एक छोटा सा कार्टून बनाया था और उसके नीचे शूटिंग की डेट और रोल का नाम लिखा था। तीसरी एल्बम में सिर्फ और सिर्फ उसकी तस्वीरें थी। कुछ फोटोज वो थी जो उसने अपने वीवो पर डाली थी, कुछ ऑफिशियल इवेंट्स की हाई क्वालिटी फोटोज थी और कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जो मैंने छुपकर खींची थी।
वो तस्वीरें जब वो सेट पर थक कर सो जाती थी या मुस्कुरा रही होती थी। कैबिनेट की दूसरी शेल्फ पर मैगजीन्स का ढेर लगा हुआ था। हर एक मैगजीन के कवर पेज पर बाय निंगबिंग की फोटो थी, छोटी मैगजीन से लेकर सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स तक। उसने आधी अलमारी घेर रखी थी। कैबिनेट की तीसरी शेल्फ पर दो बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। पहले बॉक्स के अंदर वो सारा मर्चेंडाइज, पोस्टर्स बाय मग्स बाय गुडीज था जो बाय निंगबिंग के नाम से बिकता था। और वो सारे प्रोडक्ट्स थे जिनका उसने एडवर्टाइजमेंट इंडोर्समेंट किया था, जैसे वो किसी ब्रांड की एम्बेसडर बनती। मैं सबसे पहले जाकर उसका प्रोडक्ट खरीदा था। मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी थी। दूसरे बॉक्स के अंदर मूवी टिकट्स का एक बहुत बड़ा बंडल था और एक बहुत पुरानी पीले पन्नों वाली डायरी थी। वो सारे टिकट्स उन सारी फिल्मों के थे जिनमें उसने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक काम किया था। उसने जिस भी फिल्म में काम किया, चाहे उसका रोल 10 सेकंड का हो या मेन लीड का, चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी, मैंने हमेशा सिनेमा हॉल जाकर उसकी फिल्म देखी थी। कई बार तो मैंने एक ही फिल्म 1-0-1-0 बार देखी थी। और ये सब कुछ मैंने तब किया था जब उसे इस बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। आखिर में बाय निंगबिंग ने बहुत धीरे से उन मूवी टिकट्स के बगल में रखी वो डायरी उठाई। उसने अभी डायरी खोली भी नहीं थी कि उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। फोन के दूसरी तरफ से प्राइवेट डिटेक्टिव की बहुत एक्साइटेड आवाज, मिस बाय, आप जिसे ढूंढ रही थी वो मिल गया है। मैंने आपको एड्रेस ईमेल कर दिया है। बाय निंगबिंग ने जैसे ही एड्रेस देखा, उसने तुरंत बिना एक पल भी सोचे एयरपोर्ट के लिए दौड़ लगा दी। वो अपने साथ सिर्फ कुछ जरूरी सामान और मेरी वो डायरी ले गई थी। जब फ्लाइट उड़ चुकी थी और हवा में स्टडी हो गई, तब जाकर बाय निंगबिंग ने बहुत सावधानी से उस डायरी को खोला। डायरी बहुत मोटी थी। मैंने उसमें बहुत कुछ लिखा था, लेकिन हर दिन सिर्फ कुछ लाइनें। उन चंद लाइनों में मेरी वो दीवानगी और प्यार छिपा था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। आज मैं उससे मिलने ही गया। मुझे नहीं पता वो मुझसे नफरत करेगी या नहीं। शायद अब हम इस जन्म में दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। 2 साल हो गए, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वो अब और भी ज्यादा चमक रही है। उसने अपना सपना पूरा कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख लिया है। मैं बस अपने घर का कर्ज जल्दी चुकाना चाहता हूँ और उसके थोड़ा करीब आना चाहता हूँ। शायद उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं ही महंगे हूँ, पर कोई बात नहीं। उसे दूर से ऐसे देखना ही मेरे लिए काफी है। माँ की तबीयत में सुधार हो रहा है। बाय निंगबिंग को फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस मिल गया है। घर का आधा कर्ज भी मैंने चुका दिया है। हम सबकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। ये लाइन पढ़ते ही बाय निंगबिंग का दिल दर्द से तड़प उठा। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो झरनों की तरह बहने लगे। आज वैरायटी शो में मैं उससे मिला। मुझे लगता है उसे पहले से पता था कि मैं मेंग मिंग्यो हूँ, पर उसकी आंखों में जो नफरत थी वो एकदम साफ थी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन उससे मिलने का वादा तोड़ा था, या शायद किसी और वजह से। सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई बात नहीं। मेरी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ज्यादा बेहतर। कर्ज मांगने वाले फिर से घर आ गए हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। मैं और क्या कर सकता हूँ? उस डायरी में लिखे एक एक लफ्ज को पढ़कर बाय निंगबिंग फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज रुंध चुकी थी और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी वक्त उसकी फ्लाइट साउथ अमेरिका के उस एयरपोर्ट पर धीरे धीरे लैंड कर रही थी। पानी के पास बने एक छोटे से लकड़ी के घर में मैं खिड़की के पास बैठा था। मेरे सामने रखे चाय के कप से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल दिखने वाली औरत बैठी थी। वो बहुत ही तमीज से मुझे चाय परोस रही थी। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। मिस्टर फन, ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। मैं खिड़की के बाहर उस बहती हुई नदी को देख रहा था और मेरे होठों पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी स्माइल आ गई। उस औरत ने भी स्माइल की और बहुत ही नरमी से मुझे समझाया, अगर आपका मन करे तो आप वो चीजें करना शुरू कर सकते हैं जो आपको पसंद थी, जैसे कि गेम्स खेलना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जोर से खुला। शन्नी हुए बड़े बड़े कदम रखती अंदर आई। उसने बिना कुछ बोले मेरी व्हील चेयर को पीछे से पकड़ा और मुझे तेजी से बाहर की तरफ ले जाने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, मेरे साथ चलो। मैं शन्नी के इस अजीब बर्ताव को देखकर हैरान था। मैंने उस साइकोलॉजिकल काउंसलर युआन सिसी की तरफ देखा। युआन सिसी ने अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगी। शन्नी मुझे उस टी हाउस से बाहर ले आई। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, कोई मुसीबत आ गई है क्या? शनिया अचानक मुड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। मैंने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही है, तो मैंने उसे फिर से पुकारा, शनिया। शनिया का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने तुरंत मेरी व्हीलचेयर घुमाई और वापस मुझे टी हाउस के अंदर ले गई। इस बार वो सीधा युआन सीसी के पास गई और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, लियाओ चियान। युआन सीसी ने अपना हैंडबैग उठाया, मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों आराम से चाय पियो, मैं चलती हूँ, कुछ दिन बाद वापस आऊंगी। शेन वेवे ने उसे घूर कर देखा और पूछा, क्या इसकी फैन युआन की बीमारी? युआन सीसी हंसी और बहुत ही रिलैक्स्ड आवाज में बोली, अब पहले से काफी स्टेबल है, तुम फिक्र मत करो। ये सुनते ही शेनवेवे ने अपना हाथ हिलाया और बहुत ही बिंदास अंदाज में बोली, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। उसने मेरी व्हीलचेयर को वापस टेबल के पास रखा। वो खिड़की के बाहर नजारे को देखने का नाटक कर रही थी। उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, वो तुम्हें ढूंढने आई है। वो कौन है? ये पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं जो चाय का कप उठा रहा था, मेरा हाथ हल्का सा काम किया। वो खोलती हुई चाय छलक कर मेरी उंगलियों पर गिर गई और मेरी उंगलियां लाल हो गईं। शनिवार की भौहें तंग गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पास के सिंक नल तक ले गई। वो मेरे हाथ पर ठंडा पानी डालते हुए थोड़ी नाराजगी से मुझे डांटने लगी, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? चाय पीते पीते भी खुद को जला लिया। मैं बस अपनी उन लाल हो चुकी उंगलियों को देखना था। मेरा दिमाग कहीं और खो गया था। दूसरी तरफ फ्लाइट लैंड होते ही बाई निंगबिंग सीधे उस एड्रेस पर पहुंची जो डिटेक्टिव ने उसे भेजा था। वो उस बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने 2-3 गहरी सांसें ली, अपना हाथ उठाया और बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक गोरे ब्लॉन्ड और हैंडसम लड़के ने खोला। बाई निंगबिंग को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने आंख मारी विंक और एकदम असली ब्रिटिश एक्सेंट में पूछा, जी आप किसे ढूंढ रही हैं? बाई निंगबिंग ने उसके पीछे देखा। पूरा घर खाली था, वहां कोई नहीं था। उसका दिल अचानक टूटकर बिखर गया। उस गोरे लड़के ने बहुत ही फ्लर्टेशियस अंदाज में उसे अंदर आने का इशारा किया, लेकिन बाई निंगबिंग ने अपना सिर ना में हिलाया। वो पलटी और उसने तुरंत अपने डिटेक्टिव को कॉल लगाया, फोन के दूसरी तरफ से। डिटेक्टिव बार बार माफी मांग रहा था। आई एम सो सॉरी मिस बाय, हमारे लड़कों से एड्रेस में गलती हो गई, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढना जारी रखेंगे। मैं पक्का आपको सही खबर लाकर दूंगा। बाय निंगबिंग बिना किसी होश के किसी जिंदा लाश की तरह समंदर किनारे चलने लगी। वो उस दूर तक फैले समंदर को देख रही थी और उसके दिमाग में बस मेरी डायरी की वो एक लाइन गूंज रही थी, हम सबकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। क्या सच में उन सबकी जिंदगी बेहतर हो गई है? बाय निंगबिंग बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। फिर वो अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए वहां से चली गई। थोड़ी दूर पर एक नारियल के पेड़ के पीछे से शनवयो मेरी व्हील चेयर को बाहर ले आई।
वो बाई निंगबिंग की उस अकेली और टूटी हुई परछाई को देख रही थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम सच में उससे नहीं मिलना चाहते? मैंने अपना सिर ना में हिलाया। मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब दोबारा मिलने का कोई मतलब नहीं है। शन्युए हंसी और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो मेरी व्हीलचेयर को घुमाकर हमारे घर की तरफ ले जाने लगी। ढलते हुए सूरज की रोशनी में वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और मजाक करते हुए बोली, फॉन्ग युआन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं खूबसूरत भी हूँ और बहुत अमीर भी हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। सूरज की वो नारंगी और लाल रोशनी पूरे समंदर पर ऐसे बिखर गई थी जैसे किसी ने समंदर पर आग की चादर बिछा दी हो। वो नज़ारा किसी ऑयल पेंटिंग जैसा लग रहा था। शनवेओ का यह मजाक सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे हमेशा लगता था कि शनवेओ एक बहुत ही नखरेबाज और बिगड़ी हुई अमीरजादी है जिसे आम लोगों के दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन किसने सोचा था कि उस दिन जब मैं पूरी तरह हारकर मौत के मुंह में कूद चुका था तो ये शनवेओ ही थी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठी और उसने मेरी आंखों में देखकर बहुत सीरियसली पूछा था, फांग युआन, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? उसके बाद शन यूयो ने अपने लोगों से कहकर मुझे इस आइलैंड पर भिजवा दिया था। यह आइलैंड पूरी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। इस आइलैंड पर आने के पहले कुछ दिन मेरा डिप्रेशन बहुत हाई था। मुझे बार बार सुसाइड करने के ख्याल आते थे। दूसरे दिन मैंने सेकंड फ्लोर की बालकनी से छलांग लगा दी थी, लेकिन मैं मरा नहीं। मेरे पैर की हड्डी टूट गई। शेनवे मेरे सामने घुटनों के बल बैठी। उसने मेरी उस खस्ता हाथ को देखा और बहुत ही प्यार से कहा, फांग युआन, तुम एक बार मर चुके हो, अब अपने लिए जीकर तो देखो। चाइना में बाई निंगबिंग मेरे पुराने अपार्टमेंट में वापस आ गई थी। वो एक के बाद एक तेज शराब के ग्लास पी रही थी। वो तब तक पीती रही जब तक कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गई। अपने सपनों में उसने फिर से उसी मुस्कुराते हुए लड़के को देखा। उसने वो सारे दिन देखे जब हम दोनों साथ में गेम खेला करते थे। उसने वो पल भी देखा जब वो मुझे छोड़कर पीछे मुड़कर चली गई थी। जब वो अपनी नींद से उठी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट कर निकाल लिया हो। उसके सीने में एक बहुत बड़ा और खाली गड्ढा बन गया था जहाँ बहुत ठंड और बहुत दर्द था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसके सिर का दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना पछतावा महसूस नहीं किया था। उसे अपनी उस बेरुखी पर पछतावा था, अपनी उस गलतफहमी और घमंड पर पछतावा था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। बाई निंगबिंग सोफे पर लेटी हुई थी। वो बिना पलके झपकाए छत को घूर रही थी। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, फांग युआन। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। एक बहुत ही साफ आंसू उसकी आंख से छलक कर गिर पड़ा। ली मैंग का कॉल बहुत अचानक आया। रिंगटोन बहुत तेज और चुभने वाली थी। बाई निंगबिंग ने जैसे ही फोन उठाया उसे ली मैंग की बहुत ही हड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दी, निंगबिंग, तुम अभी कुछ मत बोलना, बस मेरी बात सुनो। सारे रिपोर्टर्स फांग युआन के घर के नीचे पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूरा इलाका घेर लिया है। तुम अभी मेरी बात मानकर दरवाजे से बाहर निकलो और लेफ्ट मुड़ो। मैंने अपने आदमियों को गली के कोने पर तुम्हें लेने के लिए भेजा है। बाई निंगबिंग ने बहुत ही पक्की और जिद्दी आवाज में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ली मैंग गुस्से और डर से चिल्लाया, निंगबिंग, होश में आओ, ये जिद करने का टाइम नहीं है। बीप बीप। नया दिन शुरू हो गया है, फांग युआन, हिम्मत रखो। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 8 बजे की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी दूरी पर रखे हुए उस कार्टून कैरेक्टर टॉय से अचानक एक बहुत ही प्यारी सी अलार्म की आवाज आई। बाई निंगबिंग ने अपना सिर घुमाकर उस खिलौने को देखा। उस खिलौने की शक्ल 80% मेरे चेहरे से मिलती थी। वो खिलौना अपना हाथ हिला रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो क्या सच में हार मान गया था? डिड ही रियली फेल? वो अचानक जोर से हंस पड़ी, लेकिन उसकी वो हंसी उसके रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और ली मैंग के बताए हुए रास्ते पर बाहर की तरफ जाने लगी। ली मैंग सही कह रहा था, उसे होश में रहना होगा। फांग युआन अभी जिंदा है। वो एक न एक दिन उसे जरूर ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ ली मेंग के ऑफिस में सॉन्ग जिंगमिन ली मेंग से मिलने आया था। उसने सीधा सीधा कहा कि वो बाय निंगबिंग के साथ एक फेक रिलेशनशिप सीपी का नाटक करना चाहता है ताकि पब्लिक की अटेंशन भटकाई जा सके। इसके अलावा उसने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पीआर भी पब्लिश करवा दिए थे। उन आर्टिकल्स में लिखा था कि मैंने बाय निंगबिंग के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरा वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार था और बाय निंगबिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सॉन्ग जिंगमिन सोफे पर बैठा हुआ था। वो अपने फोन पर उन सारे वायरल आर्टिकल्स को पढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक बहुत ही गंदी और मतलबी चमक थी। उसे लग रहा था कि उसने बाजी मार ली है। ब्रेकिंग न्यूज, बाय निंगबिंग आधी रात को सॉन्ग जिंगमिन के घर के बाहर दिखी। क्या दोनों कर रहे हैं एडिट? बाय निंगबिंग के स्टूडियो का ऑफिशियल स्टेटमेंट, फांग युआन ने जो भी किया वो सिर्फ उसका एक तरफा पागलपन था। जैसे ही ये आर्टिकल्स इंटरनेट पर आए पब्लिक पूरी तरह से भड़क गई। इंटरनेट पर गालियों की बाढ़ आ गई। बाय निंगबिंग ने अपना फोन कसकर पकड़ा हुआ था। वो गुस्से से आग बबूला होकर ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि पूरा कमरा जम गया। ये सब करने की हिम्मत किसने की? बाय निंगबिंग के पूरे करियर में ये पहली बार था जब वो इतने सारे लोगों के सामने इतनी बुरी तरह भड़की थी। वो सीधा ली मेंग के सामने गई और उससे पूछा, ली मेंग, तुम 5 साल से मेरे मैनेजर हो, ये सब क्या कर रहे हो तुम? ली मेंग ने बाय निंगबिंग के कंधों को कसकर पकड़ लिया। वो उसकी आंखों में देखकर बहुत ही डेस्परेट आवाज में बोला, निंगबिंग, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ इसी तरीके से हम तुम्हारी इमेज, पब्लिक रेपुटेशन बचा सकते हैं। सॉन्ग जिंगमिन भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने माहौल शांत करने की कोशिश की, निंगबिंग, गुस्सा मत करो, हम सब एक ही कंपनी के हैं। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो जब ये मामला शांत हो जाएगा तब मैं खुद एक स्टेटमेंट देकर सब क्लियर कर दूंगा। बाय निंगबिंग मुड़ी और उसने सॉन्ग जिंगमैन को बहुत ही ठंडी नजरों से घूरा। उसके होठों पर एक बहुत ही जहरीली और मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। सॉन्ग जिंगमैन को उसकी उस नजर से डर लगने लगा। वो घबराकर एक कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, निंग, मुझे ऐसे मत देखो। बाय निंगबिंग हंसी। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसका एक एक लफ्ज सीधा दिल पर वार कर रहा था। अपने ये गंदे और घटिया इरादे अपने पास रखो। हम सब इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर सॉन्ग, क्या आप भूल गए हैं कि आप पहले से ही 3-3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे हैं? क्या अब आपको एक और चाहिए? सॉन्ग जिंगमैन के चेहरे का खून सूख गया। वो एकदम सफेद पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से एक आवाज भी नहीं निकली। उसे इंडस्ट्री में आए हुए 3 साल हो चुके थे। उसने ये मुकाम बड़े बड़े लोगों, डायरेक्टर्स, बाय प्रोड्यूसर्स के साथ सोने से हासिल किया था। उसे लगता था कि उसका ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ली मैंग, जो 10 सालों से इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गटर में काम कर रहा था, वो एक सेकंड में समझ गया कि बाय निंगबिंग का इशारा किस तरफ है।
ली मैंग का चेहरा भी बहुत बुरा हो गया, लेकिन अब वो सारे पीआर आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। अब हम चाहकर भी उन्हें बदल नहीं सकते। ली मैंग ने बेबसी से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बाय निंगबिंग ने बहुत ही कड़क और ऊंची आवाज में कहा, तो एक नया स्टेटमेंट पब्लिश करो और उसमें सारी सच्चाई बताओ। ली मैंग ने एक बहुत भारी आभरी, क्या तुम्हें सच में ये सब करना है? क्या तुम सच में अपने ही करियर को आग लगाना चाहती हो? बाय निंगबिंग बहुत देर तक ली मैंग की आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। उसने ली मैंग के सामने अपना फोन उठाया और एक वीबो पोस्ट टाइप करने लगी। हेलो एवरीवन, मैं बाय निंगबिंग हूँ। आज से मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमेशा के लिए ब्रेक इंडेफिनिट हाइटस ले रही हूँ। स्क्रीन पर लिखे हुए वो शब्द देखकर ली मैंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर बाय निंगबिंग का फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाय निंगबिंग ने सेंड का बटन दबा दिया था। इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान करने के अगले ही दिन बाय निंगबिंग पूरी तरह से गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। उसने बाय यून अपने भाई के लिए सिर्फ एक छोटा सा नोट पेपर छोड़ा था। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, ब्रदर मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। 2 साल बाद मैंने ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए थे और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। शनिवार पहले से ही एग्जिट गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों की खुशी छलक कर बाहर आ रही थी। वो तेज कदमों से मेरे पास आई और मजाक करते हुए बोली, ओह हो क्या बात है कोच फान, फाइनली तुम्हें अपने देश लौटने का मन कर ही गया। मैं मुस्कुराया और शनिवार के साथ साथ बाहर की तरफ चलने लगा। अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, फिजिकली, शारीरिक तौर पर भी और मेंटली, मानसिक तौर पर भी। विदेश में बीते हुए इन 2 सालों में मैंने पहले 6 महीने डेविली स्पोर्ट्स कोच ट्रेनिंग कैंप में गुजारे। मैंने वहां से सबसे टॉप रैंक्स के साथ ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं एक टॉप ई स्पोर्ट्स कंपनी का हेड कोच बन गया। मेरा काम था टीम को ट्रेन करना और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना। सिर्फ 2 सालों के अंदर मेरी ट्रेन की हुई टीम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हमने लगभग सारे इंटरनेशनल गेमिंग टूर्नामेंट्स के कप्स जीत लिए थे और इस समर गर्मियों में विदेश के लगभग सारे बड़े गेमिंग टूर्नामेंट्स की ट्रॉफी हमारी टीम के नाम थी। और अब ई स्पोर्ट्स की दुनिया में शातियान समर नाम एक लेजेंड महान खिलाड़ी बन चुका था। शनवेव ने मेरी तरफ देखा और पूछा, इस बार कितने दिन रुकने का इरादा है? मैंने अपने हाथ में फोन को घुमाया और बहुत ही कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, अब कहीं नहीं जा रहा, हमेशा के लिए वापस आ गया हूं। मैं यहाँ चाइना में अपनी एक नई ई स्पोर्ट्स टीम बनाना चाहता हूं। इस साल का नेशनल गेमिंग चैंपियनशिप मुझे जीतना है। मेरी बात सुनकर शन्युए एक पल के लिए जम गई। उसके पैर वहीं रुक गए। कुछ सेकंड्स बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा है और वो जल्दी से मेरे साथ साथ चलने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और उम्मीद थी। फैंगवन, क्या इसका मतलब है कि अब मेरे पास भी चांस है ना? 2 साल न बहुत ज्यादा होते हैं और ना ही बहुत कम, और इन 2 सालों में बहुत से लोग बदल गए थे, बहुत सी चीजें बदल गई थी। चीन वापस आने के बाद मैं जल्दी ही समुद्र किनारे बने एक बड़े से विला बंगले में शिफ्ट हो गया। ये मेरा पुराना घर था। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें इसी घर से जुड़ी थी। चाइना वापस आने से पहले ही मैंने बहुत पहले इस घर को वापस खरीद दिया था और इसे पूरा रेनोवेट नया करवाया था। इस वक्त मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। मैं उस दूर तक फैले समंदर को देख रहा था और ना जाने किन ख्यालों में खो गया था। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये मेरी टीम के एक मेंबर का मैसेज था, कोच आपने आज रात 7 बजे अपनी पहली लाइव स्ट्रीम शेड्यूल की है ना? वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। टाइम होने वाला है। मैं अपनी जगह से उठा और बगल वाले कमरे लाइव स्ट्रीम रूम में गया। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा अपने सारे इक्विपमेंट्स माइक बाय कैमरा चेक किए और 7 बजने का इंतजार करने लगा। ठीक 7 बजे मैंने एक गहरी सांस ली और स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबा दिया। मेरी ई स्पोर्ट्स टीम को फेमस करने के लिए ये मेरी पहली कोशिश थी। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। अच्छी बात ये थी कि मैं वी ट्यूबर बिना चेहरा दिखाए स्ट्रीम कर रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा नर्वसनेस नहीं हो रही थी। मैंने बहुत ही रिलैक्स अंदाज में गेम ओपन किया और बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, मैं गेमिंग कोच शिया टियान समर हूँ। आज मैं आप सबको जो गेम खेल कर दिखाने वाला हूँ वो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। गेम का नाम है मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी। उसी वक्त बाय निंगबिंग अपनी कार में बैठी हुई थी। वो अपने फोन पर मेरी ही लाइव स्ट्रीम देख रही थी। जब उसने मेरी वो जानी पहचानी आवाज सुनी जो उसकी हड्डियों तक में छपी हुई थी, तो उसके दिल की धड़कन पागलों की तरह तेज हो गई। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे पसीना आने लगा। जिस हाथ से उसने फोन पकड़ा हुआ था वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत अपनी कार सड़क के किनारे रोकी और वो भागते हुए समंदर किनारे बने उस अकेले विला की तरफ जाने लगी। इस विला का डिजाइन बहुत अलग था। इन 2 सालों में वो ना जाने कितनी बार इस विला के बाहर आई थी, लेकिन वो हमेशा दूर से ही इस घर को देखती थी। ये घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, इसमें कोई जिंदगी नहीं थी। लेकिन आज आज सब कुछ अलग था। घर के अंदर से एक बहुत ही गर्म और सुकून देने वाली वार्म पीली रोशनी आ रही थी। कुछ महीने पहले किसी ने ये विला खरीद दिया था। तभी से बाई निंगबिंग को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि शायद वो वापस आ गया है। इस वक्त बाई निंगबिंग बहुत ही सावधानी से दबे पांव उस घर की तरफ बढ़ रही थी। वो एक खिड़की के पास जाकर रुकी। अंदर से एक लड़के की बहुत ही एक्साइटेड आवाज आई थी, लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट में। हाँ, गुड जॉब। आज की लाइव स्ट्रीम हम यहीं खत्म करते हैं। आप सब मेरे वीवो पेज और मेरी टीम के ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय। मेरी आवाज बंद होती ही बाई निंगबिंग के फोन पर चल रही लाइव स्ट्रीम भी बंद हो गई। मैंने अपने हेडफोन्स उतारे और पानी का एक घूंट पिया। मैंने अभी पानी का ग्लास नीचे रखा ही था कि बाहर से एक बहुत ही जानी पहचानी और फटी हुई क्राइंग आवाज आई, युआन क्या ये तुम हो? यह आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। मैंने तुरंत अपनी जगह से उठकर कमरे की लाइट्स बंद कर दी। जैसे ही कमरे में अंधेरा हुआ मुझे बाहर से बाय निंगबिंग की एक बहुत गहरी आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और दुख था। युआन, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। बाय निंगबिंग उस अंधेरी खिड़की को टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आवाज रोने की वजह से बहुत भारी हो गई थी। क्या हम सिर्फ एक बार मिल सकते हैं प्लीज? मैं उस ठंडी दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। बाय निंगबिंग की आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। मैंने गहरी गहरी सांसें ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। 2 साल गुजर चुके हैं। मुझे लगा था कि मैं उस पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुका हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं दोबारा बाय निंगबिंग से मिला तो मैं उसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से फेस कर पाऊंगा। लेकिन सच तो ये था कि आज भी जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। बाय निंगबिंग खिड़की के बाहर खड़ी रही। वो रोते रोते मुझे सब कुछ बता रही थी। वो सारी बातें जो वो मुझसे कहना चाहती थी। उसने हमारी पुरानी गलतफहमी के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वो इन 2 सालों में मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। और आखिर में उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, सच कहूं तो तुम जिंदा हो, मेरे लिए बस यही काफी है युआन। अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं। उसकी आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी थकी हुई और टूट चुकी है। मैंने अपना सिर घुमाया और उस बंद खिड़की की तरफ देखा। मुझे याद आया बहुत साल पहले की बात,
जब उसने मुझे बहुत ही बेरहमी से कहा था, मैं तुम्हारी ये शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। आज खिड़की के भारी पर्दों ने बाहर का सब कुछ छिपा रखा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन पर्दों के आर पार देख सकता हूँ। मैं बाई निंगबिंग के चेहरे पर वो कड़वी और दर्दनाक स्माइल देख सकता था। इंसान हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? जब उसके पास कुछ होता है तो वो उसकी कदर नहीं करता। उसे लगता है कि ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब वो चीज़ हमेशा के लिए छिन जाती है तब वो उसे वापस पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। बाहर से कुछ कदमों की आवाज़ आई। वो वहां से जा रही थी। मैं खिड़की के पास गया और मैंने पर्दे को थोड़ा सा हटाया ताकि एक पतली सी जहरी गैप बन जाए। बाय निंगबिंग पीछे मुड़ी और वो उस दूर तक फैले समंदर को देखने लगी। ना जाने वो क्या सोच रही थी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी नज़र के साथ साथ समंदर को देखने लगा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक बहुत बड़ा और खाली समुद्र जो दूर जाकर आसमान से मिल रहा था। आखिर में मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने दरवाजा खोला और मैं बाई निंगबिंग के पीछे पीछे आ गया। वो अपनी कार के पास पहुंची। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसके हाथ अचानक रुक गए। वो बहुत ही धीरे धीरे और घबराते हुए पीछे मुड़ी और उसने मुझे देखा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से एक आवाज भी नहीं निकली। हम बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बहुत देर बाद बाई निंगबिंग के गले से एक बहुत ही भारी और कांपती हुई आवाज निकली। मेरे होठों पर एक बहुत ही नॉर्मल सी स्माइल आ गई। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, बाय निंगबिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिन हो गए। बाय निंगबिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो मुझे बहुत ही अजीब और उलझी हुई नजरों से देख रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे वहीं रोक दिया। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मुझे ये भी पता है कि तुम इन 2 सालों से मुझे ढूंढ रही हो। मुझे बहुत सी बातें शेन्युए ने पहले ही बता दी थी। मेरी आवाज में कोई दर्द या गुस्सा नहीं था। वो एकदम नॉर्मल थी। बाय निंगबिंग, जो होना था वो हो चुका। जिंदगी बहुत लंबी है और जो हमारे बीच हुआ वो बस हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था। मैंने उन बातों को कब का भुला दिया है। बाय निंगबिंग का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। मैं आगे बोलता गया, मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए गिल्ट पछतावा होगा, लेकिन सच मानो, तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है। जैसे सब कहते हैं, जो भी मैंने किया मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। वो सब मेरी अपनी चॉइसेस थी। इसलिए उसका जो भी रिजल्ट हुआ मैंने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। समंदर की हवा बहुत तेज थी। मेरे कपड़े हवा में उड़ रहे थे। अचानक किसी के गर्म हाथों ने मेरी ठंडी उंगलियों को पकड़ लिया। मैं झटके से मुड़ा। वो शन युए हुए थी। उसने मेरे हाथ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसने बाई निंगबिंग की तरफ देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में बोली, बाई निंगबिंग, फांग युआन मर चुका है। मैंने तुम्हें 2 साल पहले ही बता दिया था, अलग होने से पहले। मैंने बाई निंगबिंग से कहा था, बाई निंगबिंग, मैंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। क्या तुम्हें अपना वो पुराना सपना याद है? अगर याद है तो एक नई शुरुआत करो। बाई निंगबिंग के होठों पर एक बहुत ही कड़वी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में सिर्फ अकेलापन और दुख था। वो सपनों का रास्ता कांटों से भरा हुआ था। उन दिनों वो उन कांटों पर सिर्फ इसलिए चल पाई थी क्योंकि मैं रोज उसे हिम्मत देता था, उसका सपोर्ट करता था। इन 2 सालों में बाई निंगबिंग मेरे उसी पुराने अपार्टमेंट में रह रही थी। उस घर में जो भी सामान था वो आज भी उसी जगह पर रखा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। उसने एक भी चीज नहीं बदली थी। खिड़की के बड़े से शीशे से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और वो रोशनी बाई निंगबिंग की परछाई को बहुत लंबा बना रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा अकेली लग रही थी। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल लगाया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। वो जो नया गेम है, मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी, उसका जो प्रोमो इवेंट है, आज जिस स्ट्रीमर ने उसे प्रमोट किया था, उसका नाम शिया टियान है। अपनी मार्केटिंग टीम को बोलो कि उसे कांटेक्ट करे। वो जितने भी पैसे मांगे, हमें उसके साथ कोलैब काम करना है। दूसरी तरफ मैं अपने घर के सोफे पर बैठा था। शनवेवे मेरे बगल में बैठी हुई थी। उसकी भौहें तनी हुई थी और वो मुझे आधा गुस्से में और आधा हंसी के साथ घूर रही थी। उसकी आवाज में एक झल्लाहट थी, जैसे मैं कोई बेवकूफ बच्चा हूं जिसे कुछ समझ नहीं आता। फॉर्म युआन, जरा अपनी शक्ल देख। तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? उसकी इस एक्टिंग को देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस उसे क्लियर कर देना चाहता था कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है। शनवेवे ने हाँ करते हुए मुंह बनाया। अच्छा ही है अगर ऐसा ही हो। ठीक उसी वक्त शनवेवे का फोन जोर से बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया, स्पीकर ऑन किया और बहुत ही सीरियस आवाज में पूछा, क्या बात है? फोन से लियू कियान की आवाज आई। उसकी आवाज में एक घबराहट और हड़बड़ी थी। यूए सिस्टर, क्या युआन, क्या फांग युआन अभी भी जिंदा है? मैं जो संतरा छील रहा था, मेरे हाथ अचानक रुक गए। मैंने और शनवेयो ने एक दूसरे की तरफ देखा। फोन के दूसरी तरफ से लियू चियान बोलता जा रहा था, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। आज ही एक पापराजी ने मुझे कुछ तस्वीरें और वीडियो भेजी हैं। उन तस्वीरों में बाई निंगबिंग भी है। शनवेयो अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने फोन में पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? लियू कियान ने कहा, युआन को बोलो कि वो मुझसे मिले। मुझे उससे आमने सामने बात करनी है। और वैसे भी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी है। अगले दिन सुबह मैं कार की बैक सीट पर बैठा हुआ गेम खेल रहा था। शनिवार मेरे बगल में बैठी थी और वो बिना रुके बकबक किए जा रही थी। फॉन्ग युआन, तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? तुझे डर नहीं लगता कि अगर तेरे जिंदा होने की खबर बाहर आ गई तो इंटरनेट पर क्या बवाल मचेगा? मैंने बिना स्क्रीन से नजरें हटाए बहुत ही कैजुअल तरीके से जवाब दिया, अगर मेरे 2 साल मरने के बाद भी इंटरनेट पर मेरे नाम का इतना भौकाल हाइप है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शेन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी इस हालत को देखकर मुझे और जोर से हंसी आ रही थी। ठीक उसी वक्त इंटरनेट पर एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक ऊपर आ रहा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। सॉन्ग जिंगमैन, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बना फेमस गेम स्ट्रीमर। जब मैं लियू कियान से मिला तो मुझे देखते ही उसकी आंखें लाल हुई। उसे इस तरह इमोशनल देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब और बुरा लगा। लियू चियन ने मुझे देखा, सिर हिलाया और बोला, मेरे साथ आओ। मैं लियू चियन के पीछे पीछे मीटिंग रूम में गया। वो डायरेक्टर जांग, जिसने मुझे इतना टॉर्चर किया था, वो इलीगल कामों धोखाधड़ी के चक्कर में जेल जा चुका था। अब कंपनी का एक नया बॉस आ चुका था। लियू चियन ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, युआन, ये कंपनी के नए बॉस हैं, मिस्टर वांग। मिस्टर वांग ने बिना कोई घुमाव फिराव किए सीधे पॉइंट की बात की। वो चाहते थे कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू बढ़ा करूं और वापस एक्टिंग शुरू करूं। मैंने बहुत ही पॉलिटिकल तमीज से उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं और शन यूए कंपनी से बाहर आ गए। लेकिन हमें क्या पता था कि बाहर क्या होने वाला है। जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले, हमें रिपोर्टर्स की एक भारी भीड़ ने घेर लिया।
दर्जनों माइक्रोफोन सीधे मेरे मुंह के सामने ठूंस दिए गए। उनके तीखे और चुभने वाले सवाल एक के बाद एक मेरे कानों में पड़ने लगे। फांग युआन, क्या तुमने सच में सुसाइड किया था, या तुम जिंदा थे? तुमने अपनी फेक डेथ का नाटक क्यों किया? क्या तुमने ये सब सिंपैथी पाने के लिए किया था? क्या तुमने जानबूझकर पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला? इन 2 सालों में तुम कहाँ गायब थे? क्या तुम्हें पता था कि बाई निंगबिंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है? क्या इन 2 सालों में तुम बाई निंगबिंग के साथ थे? शिनरियो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम दोनों का क्या रिलेशन है? फांग युआन, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दो। उनकी वो भीड़, उनका वो शोर, मुझे फिर से वही पुरानी घुटन सफोकेशन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। अच्छी बात यह थी कि शनियर पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आए और उन्होंने उन रिपोर्टर्स को पीछे धकेलकर हमारे लिए रास्ता बनाया। जब हम कार की तरफ बढ़ रहे थे तो मैं बार बार खुद को समझा रहा था, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सांस लो। जैसे ही हम कार में बैठे, शनियर मुड़ी और उसने कार के बाहर खड़े रिपोर्टर्स को बहुत ही ठंडी और डरावनी नजरों से देखा। हम दोनों अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। अगर तुम लोगों ने हमें और परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उन मीडिया वालों को एक ऐसी खूंखार नजर से घूरा कि उनकी बोलती बंद हो गई। जब बाहर का शोर एकदम शांत हो गया तब जाकर हमारी कार धीरे धीरे वहां से निकली। कार में बैठने के बाद शनिया का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो बहुत खराब मूड में थी। मैंने उसे देखा और उसे शांत करने की कोशिश की। रिलैक्स, गुस्सा मत करो। उससे बात करते करते मुझे अचानक याद आ गया कि जब मैं उससे पहली बार मिला था तब वो कैसी थी। उस वक्त शन यूयो की जुबान बहुत कड़वी थी। वो हमेशा मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखती थी। लेकिन इन 2 सालों में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो हमेशा अपने तरीके से मुझे दुनिया की हर बुरी चीज से बचाकर रखती थी। फॉन युआन, शन यूए ने अचानक मेरा नाम लिया। उसकी आवाज बहुत सीरियस थी। मुझसे सच सच बताओ, क्या तुम वापस इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हो? ये कहने को तो एक सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में एक खुली धमकी थ्रेट थी। मैंने शन यूए को देखा और बहुत ही सीरियसली जवाब दिया, नहीं। शन यूए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। मुझे पहले भी पता था और अब तो और भी ज्यादा पता है। मेरा जवाब सुनकर शन यूए का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसने मुझे मेरे ई स्पोर्ट्स स्टूडियो ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दिया। स्टूडियो के अंदर कुछ जवान लड़के हेडफोन्स लगाए कंप्यूटर के सामने बैठे बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। वो बीच बीच में एक दूसरे को स्ट्रैटेजीज बता रहे थे। जब मैं और शनवे अंदर गए तो गेम में एक बहुत ही भयंकर फाइट चल रही थी। वो लड़के गेम में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका बॉस अंदर आ चुका है। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं और शनवे पूरे स्टूडियो में यूं ही घूमने लगे। मैं जहां भी जा रहा था वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब हमने पूरा स्टूडियो घूम लिया तब जाकर उन लड़कों की ट्रेनिंग खत्म हुई। उन्होंने मुझे अपनी रीसेंट प्रोग्रेस की रिपोर्ट दी, लेकिन उनकी नजरें बार बार बहुत ही टीजिंग छेड़ने वाले अंदाज में मेरे पीछे खड़ी शनवई की तरफ जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक लड़के ने अचानक मुझसे कहा, अरे हाँ कोच, इंटरनेट पर कोई एक्टर है जो आपके नाम से फेमस होने की कोशिश कर रहा है। मैंने और शनियो ने एक साथ मुड़कर उस लड़के को देखा। मेरी आंखें छोटी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या कह रहे हो? मेरे नाम से फेमस होने की कोशिश? मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया जब तक कि उस लड़के ने अपना फोन मेरे हाथ में नहीं दे दिया। जब मैंने वो ट्रेंडिंग टॉपिक देखा तो मुझे हंसी आ गई। सॉन्ग जिंगनियन बना गेम स्ट्रीमर, रखा नया नाम स्याटियान समर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 साल बीतने के बाद भी सॉन्ग जिंगनियन अभी तक अपने ही बनाए हुए फेक ड्रामाज में जी रहा है और वो इस हद तक गिर सकता है। 2 साल पहले जब उसने बाई निंगबिंग के साथ फेक रिलेशनशिप की खबर फैलाई थी तो पब्लिक का ध्यान भटकने के बजाय उल्टा पब्लिक और भड़क गई थी। लोगों ने बाई निंगबिंग को धोखेबाज और सॉन्ग जिंगनियन को फांग युआन की मौत का तमाशा बनाने वाला कहा था। उस एक स्कैंडल की वजह से सॉन्ग जिंगमिन का करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। इन 2 सालों में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ इंटरनेट पर फालतू की कंट्रोवर्सीज विवाद बनाकर खुद को न्यूज़ में रखने की कोशिश करता था। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पागल हो जाएगा कि वो मेरी आइडेंटिटी पहचान चुराने की कोशिश करेगा। मैंने उस न्यूज़ के कमेंट्स चेक किए। जैसा मैंने सोचा था, लोग उसे गालियां दे रहे थे। सॉन्ग जिंगमिन पागल हो गया है क्या? उसे क्या लगता है शाटियान को ये ऐरा गहरा है? क्या उसकी इतनी औकात है कि वो ये नाम यूज करे? हाँ हाँ, ये साल का सबसे बड़ा मजाक है भाई। ये शाटियान कौन है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। हाँ हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। क्या सॉन्ग जिंगमिन को पता भी है कि शाटियान कौन है? वो इंसान है जिसने विदेश में सारे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जीते हैं। जब वो कोच था तो उसकी सैलरी करोड़ों 8 फिगर्स में थी। भाई सच में इस पागल को कोई बैन करो यार। उसी वक्त कुछ नए कमेंट्स बहुत तेजी से वायरल होने लगे। ओए सब लोग जल्दी से ट्रेंडिंग न्यूज़ देखो, फैंग युआन जिंदा है, वो मरा नहीं था। व्हाट द फक, क्या सच में वो मरा नहीं है? उस वक्त क्या उसके अंतिम संस्कार फ्यूनरल की तस्वीरें नहीं आई थी? उसकी कंपनी ने भी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद जाकर देख लो। वो तस्वीरें जिसमें वो और शनिया साथ में है वो 100% असली है। मैंने अपने बारे में चल रहे इन गॉसिप्स को और आगे नहीं पढ़ा। मैं और शनी ने हम दोनों ही अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, तो इन बातों पर ध्यान देने या इनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने फोन वापस उस लड़के को दिया और शेंग यूए से कहा, मुझे मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी उस नए गेम की कंपनी से एक कोलैब ऑफर आया है। मुझे आज उनकी कंपनी जाना है। शेंग यूए आलस से उबासी लेते हुए पास वाले सोफे पर खुद को गिरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम अपना ध्यान रखना। वो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और अब उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मुझे जो एड्रेस मैसेज में मिला था मैं उसके हिसाब से मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी के ऑफिस पहुंच गया। पहुंचते ही एक स्टाफ मेंबर मुझे रिसीव करने आ गया। मैंने नोटिस किया कि रिसेप्शनिस्ट ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। मैं मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, शीशे की खिड़की से बाहर ऑफिस का नजारा दिख रहा था। मैं मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी गेम को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा था। जिस दिन से इस गेम का बीटा टेस्टिंग चेकिंग शुरू हुआ था मैं तभी से इसे खेल रहा था। ये गेम बहुत हद तक हमारे उस पुराने गेम सनसेट जांगहू जैसा ही था, लेकिन इसमें बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। इसके ग्राफिक्स पिक्चर्स भी सनसेट जांगहू से कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। बाहर काम करते हुए स्टाफ को देखकर मैं मन ही मन सोच रहा था, एक नई गेम कंपनी इतने कम समय में इतना बेहतरीन गेम कैसे बना सकती है? इस कंपनी के पीछे जिसका भी हाथ है वो कोई आम इंसान तो नहीं है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। मैंने अपनी नजरें वापस घुमाई। मीटिंग रूम का दरवाजा 2 बार खटखटाया गया और एक प्रोफेशनल सूट पहने हुए औरत अंदर आई। वो मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी की मार्केटिंग डायरेक्टर थी। उसने बिना कोई घुमाव फिराव किए सीधे काम की बात शुरू की। हम चाहते हैं कि आप हमारे गेम मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी को प्रमोट करें। इसके साथ ही हम आपको हमारे गेम का प्रोफेशनल एडवाइजर सलाहकार भी बनाना चाहते हैं। मैंने कुछ सेकंड सोचा और कहा, मुझे इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और उस वक्त बाय निंगबिंग बगल वाले कमरे में बैठी हुई थी।
वो मीटिंग रूम का लाइव सीसीटीवी फुटेज दिख रही थी और उसकी आंखों में बहुत सारे उलझे हुए इमोशंस थे। गेम कंपनी से बाहर आने के बाद मैं सीधा अपनी विला में गया और सोफे पर गिर पड़ा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी के लॉन्च होने की टाइमिंग बहुत अजीब लग रही थी। जब से गेम का बेटा टेस्टिंग शुरू हुआ था, हजारों प्लेयर्स गेमर्स रोज कंपनी से गेम को लॉन्च करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कंपनी का बॉस बार बार यही बहाना दे रहा था कि गेम में अभी भी कुछ बग्स गलतियां हैं, हमें उन्हें ठीक करना है। लेकिन मेरे देश चाइना वापस आने के ठीक 3 दिन पहले ये गेम अचानक से बिना किसी अनाउंसमेंट वार्निंग के लॉन्च कर दिया गया। मैंने बहुत देर तक इस बारे में सोचा और फिर मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। बस एक गेम के लॉन्च होने का टाइम तो है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। अगले दिन सुबह मैं रोज की तरह अपने स्टूडियो ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए निकला, लेकिन मेरी कार अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि थोड़ी दूर से एक ब्लैक बिजनेस कार वैन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल बेकाबू होकर मेरी तरफ आने लगी। मैंने तुरंत अपनी कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों कारें एक दूसरे से जोर से टकरा स्क्रैप गईं। अच्छी बात यह थी कि टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी, इसलिए कार के अंदर किसी को भी चोट नहीं आई। मैं तुरंत शांत हुआ, मैंने अपना फोन निकाला और इंश्योरेंस कंपनी और ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर दिया। 20 मिनट के अंदर मेरी कार को सर्विस सेंटर फॉरेस्ट शॉप ले जाया गया। मैं सर्विस सेंटर के वेटिंग रूम में बैठकर कॉफी पी रहा था कि सॉन्ग जिंग म्यान बहुत ही भयानक और गुस्से वाले चेहरे के साथ अंदर आया। मुझे देखते ही उसका चेहरा नफरत और गुस्से से मुड़ गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। वो बड़े बड़े कदम रखता हुआ मेरे पास आया। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। वो पागलों की तरह चीख रहा था, फांग युन, तो ये सच में तू ही है क्या? तू मारने गया था तो वापस जिंदा कैसे हो गया? मैं अपनी जगह से बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ। मैंने अपने होंठ के कोने से हल्का सा खून पोंछा और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। क्यों, क्या हुआ? क्या बाई निंगबिंग के साथ वो फेक रिलेशनशिप वाला नाटक काम नहीं आया? क्या अब इंटरनेट पर स्यातियान का नाम यूज करने पर लोग तुझे गालियां दे रहे हैं? जो गंदगी तूने खुद फैलाई है, अब उसका इल्जाम तो मुझ पे लगा रहा है। मेरी इन बातों ने सीधा उसकी दुखती रग पर वार किया। सॉन्ग जिनमियन एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा और उसने दूसरा मुक्का मेरी तरफ चलाया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से तैयार था। मैंने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से मरोड़ दिया। उसी वक्त मैंने पास के टेबल से वो गर्म कॉफी उठाई जो वेटर ने अभी अभी मुझे दी थी और उसे बिना एक सेकंड सोचे सॉन्ग जिनमियन के सिर पर डाल दिया। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, ये गर्म कॉफी मेरी तरफ से फ्री है, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने पास रखा अपना कोट उठाया और पलटा, लेकिन मैंने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि मैं सीधे बाई निंगबिंग से टकरा गया। जब मैंने उसकी उन उलझी हुई और गहरी आंखों में देखा तो मैं एक पल के लिए जम गया। बाई निंगबिंग की आंखों में मेरे लिए फिक्र साफ दिख रही थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पास में ही थी तो सोचा तुम्हें देखने आ जाऊं। मैंने बहुत ही सफाई से बिना दिखाए एक कदम पीछे लिया और उससे एक दूरी बना ली। मेरी आवाज बहुत ही ठंडी और सख्त थी, बाई निंगबिंग, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो बीत गया वो बीत गया, पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। बाई निंगबिंग की आंखों में एक गहरा दुख और अकेलापन छा गया। उसने बहुत ही हल्की और कड़वी स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है, इसलिए हम पुरानी बातें नहीं करेंगे। सॉन्ग जिंगमियन ने जैसे ही बाई निंगबिंग की आवाज सुनी, वो अपने गीले और कॉफी से चिपके बालों को पकड़कर बहुत ही बुरी हालत में हमारे पास आया। उसने तुरंत एक सच्चे आशिक वाली शक्ल बना ली और बोला, निंगबिंग, तुम इन 2 सालों में कैसी थी? बाई निंगबिंग ने उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसकी नजरें अभी भी सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थीं। उसकी वो नजरें इतनी गहरी और गर्म थीं कि मुझे असहज अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही भारी और मर्दाना आवाज बाई निंगबिंग के पीछे से आई, निंगबिंग, यहाँ आकर देखो ये कार कैसी लग रही है। मैंने बहुत ही बेरुखी से बाई निंगबिंग को देखा और मैं उसे साइड से क्रॉस करके जाने ही वाला था कि बाई निंगबिंग ने अचानक अपना हाथ उठाया और मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ लिया। उसी पल एक बहुत ही लंबा और हैंडसम आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने सिर उठाया और उस चेहरे को देखते ही पहचान गया। मेरी यादें एक सेकंड में कई साल पीछे चली गईं। उस दिन जब मैं पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ बाई निंगबिंग के घर के बाहर खड़ा था, ये वही आदमी था जिसने मुझे मुस्कुराते हुए अंदर आने के लिए कहा था। मैंने बाई निंगबिंग के भाई को देखा और मेरे दिल में एक अजीब सी जान पहचान वाली फीलिंग एफिनिटी आई। पास में खड़े सॉन्ग जिंगमियन ने जब बाई को देखा तो उसे लगा कि ये बाई निंगबिंग का नया बॉयफ्रेंड है। उसका चेहरा एक सेकंड में सफेद और फिर नीला पड़ गया। उसने गुस्से से एक हाँ किया और बहुत ही बेइज्जती महसूस करते हुए वहां से चला गया। मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बाई निंगबिंग ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बायून ने अपनी भौहें चढ़ाई और बहुत ही मजाक वाले अंदाज में बोला, क्या तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? बाई निंगबिंग ने बहुत धीरे धीरे मेरा हाथ छोड़ा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। ये मेरे भाई हैं बायून। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने बायून और बाई निंगबिंग को ध्यान से देखा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उन दोनों की आंखें और चेहरे की बनावट बहुत मिलती जुलती है। मैंने पहले कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। बायून ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज बहुत ही पोलाइट, तमीज वाली और गर्म थी। हेलो, मैं बायून हूँ, क्या मैं तुम्हें युआन बुला सकता हूँ? निंगबिंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, तमीज के नाते। मैंने भी उससे हाथ मिलाया। हेलो मिस्टर बाई, आप बिल्कुल बुला सकते हैं। बाई यून के चेहरे की स्माइल और भी चौड़ी हुई। वो पीछे मुड़ा और उसने बाई निंगबिंग की तरफ हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं जाकर कार्स देखता हूँ, तुम लोग आराम से बात करो। बाई यून अभी पलटा ही था कि बाहर से एक बहुत ही हड़बड़ाहट भरी आवाज आई। फांगयुआन शेन्युए बड़े बड़े कदम रखती हुई अंदर आई। उसने सीधा आकर मेरे कंधे पकड़े और मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से चेक करने लगी। उसके चेहरे पर बहुत डर और फिक्र थी। मैंने उसके हाथ को थपथपाया और उसे शांत किया। मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी खरोंच स्क्रैच आई है। बाई निंगबिंग वहीं पास में खड़ी थी। वो देख रही थी कि मैं और शनवेवे एक दूसरे के साथ कितने नॉर्मल और कंफर्टेबल हैं। उसका हाथ जो नीचे लटक रहा था वो अपने आप इतनी जोर से मुट्ठी बन गया कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई। शनवेवे ने मुंह बनाया और बहुत ही नखरे चुंदरे वाले अंदाज में कहा, ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो चलो मेरे साथ, मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरे पापा डैड तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए पागल हो रहे हैं। शनवेवे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींचने लगी। तब जाकर उसकी नजर पास खड़ी बाई निंगबिंग पर पड़ी। वो जैसे कोई शेर नहीं हो जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वो तुरंत भड़क गई। उसकी आवाज एकदम जहरीली हो गई। बाई निंगबिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाई निंगबिंग ने मुझे देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में शनवेवे को जवाब दिया, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? शनवेवे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और डरावनी हो गई। बाई निंगबिंग, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम युआन से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा
और बिना एक बार भी पीछे देखे मुझे वहां से खींच कर ले गई। शेन फैमिली के पुराने घर मैंशन में शेन युए के पिता मास्टर शेन स्टडी रूम से भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो मेरी तरफ आए और खुशी से बोले, युआन तुम फाइनली आ ही गए। मैंने कितने दिनों से अच्छे से गेम नहीं खेला है, तुम्हारे बिना गेम खेलने में कोई मजा ही नहीं आता। शेन वियवे ने गुस्से से खड़ा किया और मुझे सीढ़ियों की तरफ खींचने लगी। कोई गेम वेम नहीं खेलना है। उसने मुझे सीधा अपने कमरे में धकेल दिया। कमरे में घुसते ही उसने मुझे बेड पर बैठा दिया। वो मुझे बहुत ही गहरी नजरों से घूर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो इतनी देर तक चुप रही कि आखिर में मुझे ही बोलना पड़ा। शनिवार वो अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा और फिर उसने मुझे खड़े होने में मदद की। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन हस्कीनेस था। कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं। लंच के बाद मैंने मास्टर शेन के साथ बहुत ही मजे कुछ गेम्स खेले। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक ईमेल था। मैंने ईमेल ओपन किया और उसे पढ़ते ही मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी और एक्साइटेड स्माइल आ गई। मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने लिविंग रूम की तरफ जोर से आवाज लगाई, शन्योए। शन्योए थोड़ी दूरी पर सोफे पर बैठी थी। वो अपने आईपैड पर कुछ काम कर रही थी। मेरी आवाज सुनते ही उसने तुरंत अपना आईपैड नीचे रखा और भागती हुई मेरे पास आई। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैं एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया। मेरी आवाज खुशी से कांप रही थी। हमें एंट्री मिल गई है। मेरी टीम ने क्वालिफायर्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम इस साल का नेशनल गेमिंग चैंपियनशिप खेल सकते हैं। शन्वे और मास्टर शन दोनों ही मेरी खुशी देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरों पर भी एक बहुत ही प्राउड स्माइल आ गई। अपने स्टूडियो वापस आने के बाद मैंने अपनी टीम के साथ एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी की। पार्टी के बाद मुझे अचानक मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी के कोलैब ऑफर की याद आई। मैं अपना फोन उठाया और उस कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर का नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी गेम कंपनी है? मैं फंग युआन बोल रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोला। मैं थोड़ा रुका और मैंने आगे कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की तैयारी करनी है, इसलिए शायद मैं आपकी कंपनी के साथ कोलैब नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन कटने की बीप बीप आवाज आने लगी। फोन की दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया था। मैं हैरानी से अपने फोन की स्क्रीन को देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी वक्त एक मैसेज नोटिफिकेशन आया, आई एम सॉरी मिस्टर फॉन्ग, मैं अभी किसी जरूरी काम में फंसी हूँ, इसलिए फोन पर बात नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो क्या कल मैं आपके स्टूडियो आकर आपसे मिल सकती हूँ? मैंने उन्हें अपने स्टूडियो का एड्रेस और मिलने का टाइम मैसेज कर दिया। अगले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी अपने स्टूडियो पहुंच गया ताकि मैं उस गेस्ट का इंतजार कर सकूं। बाहर से दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आई। मैं तुरंत उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैं बुत बनकर खड़ा रह गया। दरवाजे पर जो इंसान खड़ा था वो बाई निंगबिंग थी। बाई निंगबिंग मुझे बहुत ही सिंसियर, ईमानदारी भरी नजरों से देख रही थी। युआन, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं कोलैब की बात करने आई हूँ। मैं कुछ सेकंड्स तक सुन में खड़ा रहा, तब जाकर मेरा दिमाग काम करना शुरू किया। मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी, ये गेम बाय निंगबिंग की कंपनी ने बनाया है। और तब जाकर मुझे उस बात का जवाब मिला जो मैं इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था। बहुत साल पहले जब हम दोनों सनसेट जांगू खेलते थे तो मैं मजाक मजाक में गेम के कुछ डिजाइन फ्लॉज, गलतियों के बारे में शिकायत करता था। और मिस्ट ऑफ द वेस्ट सिटी में उन सारी गलतियों को सुधारकर गेम को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया गया था। बाय निंगबिंग मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और मैंने उससे एक सेफ डिस्टेंस बना ली। मेरी आवाज बहुत पक्की फॉर्म थी, अगर तुम उस कंपनी की मालकिन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोलैब नहीं करूंगा। बाय निंगबिंग के हाथ की मूवमेंट अचानक रुक गई। उसने अपना सिर उठाया और मुझे बहुत गहरी नजरों से देखा। ये एक विन विन डील है, इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम मना क्यों कर रहे हो? हमारा गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है, हमें प्लेयर्स यूजर्स बढ़ाने के लिए प्रमोशन चाहिए और तुम्हारी टीम को नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए बहुत सारे फंड्स, पैसों की जरूरत है ना? बाई निंगबिंग सही कह रही थी। नेशनल गेमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ती है। क्वालिफायर्स क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर बाय गियर और बूट कैंप जगह के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। मैंने विदेश में कोचिंग करके जो भी पैसा कमाया था वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम को चलाने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बहुत कम था। कुछ देर की खामोशी के बाद बाई निंगबिंग ने बहुत ही धीमी और मिन्नत भरी आवाज में कहा, पहले तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया था, क्या तुम मुझे वो सब वापस चुकाने का एक मौका नहीं दे सकते प्लीज? उसकी ये बात एक बहुत ही पतली सुई की तरह मेरे दिल के आर पार हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। मैं उसे कुछ सेकंड्स तक खाली नजरों से देखता रहा। फिर मैंने बहुत धीरे से कहा, बाय निंगबिंग, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मुझे कुछ वापस चुकाओ, कभी नहीं। बाय निंगबिंग ने एक बहुत ही बेबस और कड़वी स्माइल दी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। मुझे पता है, लेकिन क्या मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहा। बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने एक एक लफ्ज जोर देकर कहा, बाय निंगबिंग, 2 साल बीत चुके हैं। एक कहावत है ना, द सनसेट इज इन्फिनिटली ब्यूटीफुल बट इट इज नियर डस्क। ढलता सूरज खूबसूरत तो होता है पर उसके बाद अंधेरा ही छाता है। शायद तुम्हें अब जाकर एहसास हुआ है कि मैंने तुमसे कितना सच्चा प्यार किया था। शायद तुम्हें अब जाकर पता चला है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो सब बेकार नहीं था और इसीलिए तुम्हें इमोशनली बुरा गिल्ट लग रहा है। मैं थोड़ा रुका। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मेरी नजरें एकदम शांत थीं, जैसे मैं किसी बहुत पुराने दोस्त से मिल रहा हूं जिससे मेरा कोई खास लगाव नहीं है। लेकिन बाय निंगबिंग, मेरे लिए जिस दिन मैंने उस बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई थी उसी पल मेरे लिए सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई एहसान, ना कोई मदद। मैं अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। इतना कहकर मैं पलटा और अपने ऑफिस कैबिन की तरफ जाने लगा। बाय निंगबिंग अपनी कुर्सी से उठी। वो मेरी पीठ को देख रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और कंपन था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से पूछा, सिर्फ एक बिजनेस कोलैब, क्या ये भी मुमकिन नहीं है? अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं किसी और को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दूंगी। मैंने अपने ऑफिस के दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मेरे कदम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। मेरी आवाज एकदम ठंडी और सपाट थी। मेरा और आपकी कंपनी का काम करने का कोई इरादा नहीं है प्रेसिडेंट भाई, आप जा सकती हैं। बाई निंगबिंग मुझे दरवाजा बंद करते हुए देखती रही। उसकी भौहें दर्द से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक गहरा अकेलापन और हार थी। इन 2 सालों में उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी थी और वो उस छोटे से आइलैंड पर चली गई थी जहां मैंने अपना वक्त गुजारा था। पहले 6 महीने वो पागलों की तरह